कंप्लीट तौर पर एक रिव्यू आर्टिकल को जो है एक डिफाइन करती है कि किस तरीके क्या रिव्यू आर्टिकल क्या होता है और किस तरीके से जो है हमें इसको लेकर चलना है। क्योंकि हम जो अपना कोई आर्टिकल लिखते हैं, रिसर्च पेपर जब हम राइट कर रहे होते हैं, तो उसमें खाली हम अपनी रिसर्च के बारे में लिखते हैं कि हमने ये काम किया, उसमें हमारा हमारा पूरा जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, हमारे तमाम रिजल्ट्स होते हैं, डिस्कशन हमारा होता है, तमाम चीजें उसमें हमारी होती है। लेकिन हम जब कोई रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें हम दूसरों के दिमाग को भी से जो चीजें तख्लीक पा चुकी हैं कि दूसरे लोगों ने जो मॉडिफाई करके और फिर उसको फिर हम अपने रिव्यू आर्टिकल में इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च में बी डन अलोन बट इट्स नेवर डन इन आइसोलेशन। ठीक है ना, कि रिसर्च हम कोई भी पर्सन अगर अपनी लैब में अपनी साइंटिफिक प्लेस पे रिसर्च कर रहा है तो वो अलोन तो हो सकती है बट नॉट डन इन आइसोलेशन, कि उसमें आपको उस रिसर्च को करने के बाद उसको फिर आपको जब आप उसकी जो है पब्लिशिंग की तरफ जाते हैं, जब आप उसको जो है पब्लिश करते हैं तो उस टाइम आपको जो है उसमें तब लोगों की हेल्प चाहिए होती है, लोगों के रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज इज फंडामेंटली डिपेंडेड ऑन पास्ट नॉलेज। ये सब तो हम सब लोगों को पता है कि हम जब भी अपना कोई रिसर्च वर्क कंप्लीट करते हैं और फिर हम जब चाहे हम कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो चाहे हम रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो, उसमें हम उस चीज के बारे में जो प्रीवियस लोगों ने, जो प्रीवियस साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की है उसको भी हमें लाजमी लाजमी तौर पर एक्नॉलेज करना होता है। उसके बारे में भी हमें लोगों को आगाही देनी होती है कि अभी तो हमने प्रेजेंट में ये काम किया, पास्ट में इसके ऊपर ये काम हो चुका है, और देन हम जो है अगर हम कोई फ्यूचर रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो वो फिर हम उसको फ्यूचर में एड अप करते हैं। व्हाट इज रिसर्च बेसिकली क्या है? A form of discipline inquiry that involves studying something in a planned manner and reporting it so that other inquiries can potentially replicate the process if they choose. ठीक है ना, कि एक पूरी एक हम जो डिसिप्लिन इंक्वायरी करते हैं कि अगर हम सपोज अगर हम कोई भी एक साइंटिफिक चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, सपोज अगर हम जो है अगर मैं जो है किसी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ तो उसके ऊपर मेरी एक पूरी डिसिप्लिन इंक्वायरी होगी जिसमें तमाम लोगों के जो है प्रीवियस वर्क को मैं, तमाम स्टडीज को मैं उसमें जो है इंक्लूडिंग एडप करूंगी और फिर उसी लिहाज से उसकी जो है पूरी मैं रिपोर्टिंग करूंगी। तो ये पूरा जो है एक रिसर्च का डेफिनेशन होती है। व्हाट इज अ रिव्यू पेपर या रिव्यू आर्टिकल मींस क्या होता है? अ रिव्यू पेपर राइट सफिशिएंट एंड इन डेप्थ इंटरप्रिटेशन एंड सिंथेसिस ऑफ पब्लिश्ड वर्क। ब्रीफ रिव्यू हम देते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक का। सपोज अगर जैसे हम बात करें, अगर हम जैसे एक जर्नल से अगर हम कोई भी एक टॉपिक ले रहे हैं, जैसे सपोज अगर हम ई कोलाई के ऊपर, शीर्षा कोलाई के ऊपर अगर हम कोई टॉपिक लिख रहे हैं या हम कोई इसमें जो है रिव्यू आर्टिकल लिखना है, तो जितने भी हमारे पास स्पेसिफिक टॉपिक होंगे जो हमें एक सफिशिएंट डिटेल्स फराहम कर रहे हैं, उसको हम उन तमाम रिसर्च पेपर को हम पूरा इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि अपने वर्डिंग्स में उनको लिखेंगे और फिर उसको जो है हम एक रिव्यू पेपर की शक्ल में तश्कील देंगे उसको। तो वो एक जो है रिव्यू पेपर आपका ये होता है। इसके बाद व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू इज अ टेक्स्ट ऑफ अ स्कॉलरी पेपर व्हिच इंक्लूड्स अ करंट नॉलेज इंक्लूडिंग सब्सटेंसिव फाइंडिंग्स एज वेल एज, कि जो आपके पास इसमें जो है तमाम नॉलेज आ रही है तो वो तमाम इसमें जो है आप उसको एडअप करेंगे एज theoretical and methodological contribution as a particular topic। ठीक है ना, कि जो पुरानी तमाम चीजें थी, लिटरेचर रिव्यूज आर सेकेंडरी सोर्सेस and do not report new or original experimental work। ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो है समझने की है कि लिटरेचर रिव्यू जो होता है एक आपका सेकेंडरी सोर्स होता है या सेकेंडरी वर्क होता है। उसमें आप कोई अपना कोई नया काम या कोई ऐसी नई चीज उसमें जो है रिपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, या कोई इसमें आप अपना कोई ओरिजिनल चीज जो है मेंशन नहीं कर रहे होते। इसको आप जो है तमाम प्रीवियस लोगों ने जो काम किए उसी को आप अपने एक रिव्यू आर्टिकल में कंपाइल करते हैं। यानी कि ये रिसर्च पेपर नहीं होता जिसमें हम किसी भी एक चीज के बारे में कोई हम एक फ्रेश या फिर ओरिजिनल चीज को हम जो है प्रेजेंट करें। मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद एकेडमिक ओरिएंटेड
literature such as not to be confused with book रिव्यूज। बुक का रिव्यू अलग होता है, उसकी जो है तमाम डिस्क्रिप्शन, उसकी तमाम जो है अरेंजमेंट वगैरह डिफरेंट होती है। और एक रिसर्च जो एक ये हमारे पास रिसर्च रिव्यू पेपर होता है, उसकी तमाम सेटिंग्स हैं, उसकी तमाम चीजें आपकी जो पैरामीटर्स डिफरेंट होती हैं। लिटरेचर रिव्यू इज नॉट, जो हम लोग समझते हैं, हमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स या जो हमारे कोलीग्स हैं वो इस तरीके से समझते हैं कि जो रिसर्च रिव्यू में ये चीजें भी मौजूद होती हैं, बट लिटरेचर रिव्यू इज नॉट एन एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, कि वो एक ये ऐसा नहीं होता कि आपने किसी के काम को सिर्फ बस एज इट इज अपने पेपर में एडअप कर दिया, ऐसा हरगिज नहीं होता। ठीक है ना। अ लिस्ट ऑफ अनरिलेटेड सोर्सेस, कि जो चीज आपके काम से रिलेवेंट नहीं है उसको भी आपने उसमें जो है एडअप कर दिया। एन आर्ग्यूमेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योर रिसर्च। ठीक है ना। लिटरेचर रिव्यू में आप अपने काम के ऊपर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते, उसमें सिर्फ आप बस हम जो है जो पास में वर्क हो चुका है उसको सिर्फ बस हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें हम अपनी राय कोई नहीं देते हैं कि भाई हमारे ख्याल में जो है ये हमारा काम ऐसा था लेकिन इन लोगों का काम ऐसा था, ऐसा कुछ भी जो है लिटरेचर रिव्यू में नहीं होता। और एन exhaustive bibliography on everything ever written on that topic। ठीक है ना। लिटरेचर रिव्यू में उसको हम एडप्ट नहीं करते हैं। रिपीटिशन ऑफ व्हाट ईच आर्टिकल बुक रिपोर्टेड, कि उसमें जो हम किसी भी चीज के पेपर को बार बार जो है हम रिपीट कर रहे हैं। अनकनेक्टेड एक्सट्रैक्ट्स विदाउट कमेंट्स। ठीक है ना, कि अनकनेक्टेड एक्सट्रैक्ट के जो आपके काम से कनेक्टेड नहीं है, जो आपके काम से रिलेवेंट नहीं है, उसको हम जो है लिटरेचर रिव्यू में का हिस्सा वो नहीं होता। अ लिस्ट ऑफ कोटेशंस और समराइज्ड एब्स्ट्रैक्ट्स। ठीक है ना। इसमें लिटरेचर रिव्यू में जो है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। अभी आगे जाकर जब मैं पूरा जो है लिटरेचर रिव्यू का फॉर्मेट डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से इसमें जो है चीजें होती हैं, तो फिर मैं आपको ये आगे बताऊंगी कि एब्सेंस ऑफ योर वॉइस। ठीक है ना। इसमें आपकी आवाज नहीं होती है, मीन्स कि इसमें आपका काम, आपके काम का कोई अमल दखल नहीं होता, कि आप इसमें अपना कोई किया हुआ काम एडअप नहीं करते। इसमें सिर्फ आप बस दूसरों की चीजों को जो है एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। वॉइस रिव्यू पेपर वेरी पॉपुलर, कि जब इसमें हमारा कोई काम भी नहीं है, हमारी कोई इसमें वॉइस भी नहीं है, तो फिर किस तरीके से जो है इसको हम वो कर सकते हैं। ठीक है ना। It provides extensive review of previously published literature and to put them into perspective। ठीक है, कि जितने भी जो है हमारे पास इसको जो है प्रोवाइड एक्सटेंसिव रिव्यू। अगर सपोज जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जैसे अगर शिरीषा कोलाई के ऊपर अगर हम एक रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, जो जितनी भी काम उस पे एक हो चुका है उसको हम पूरा कंपाइल करके अपने उसमें लिखते हैं, तो वो आपका जो रिव्यू आर्टिकल होता है उसमें वो तमाम काम एकदम से मर्ज हो जाता है और आपके पास पूरी एक उसकी जो है वो बन जाता है पेपर। इट ऑफर्स क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ द पब्लिश्ड लिटरेचर, जो काम किसी और ऑथर का पब्लिश हो चुका है उसको हम एक जो है एक क्रिटिकल एवोल्यूशन देते हैं कि क्या वो काम हमारी नजर में जो है वो ऑथेंटिक था, या किस तरीके से जो उन्होंने ये काम किया, और फिर उसके बाद आने वाले लोगों ने जो इसको किस तरीके से अप्रिशिएट किया, उसी के मुताबिक काम किया, या फिर उससे हटकर लोगों ने जो है उस पर काम किया। तो हम इसमें तमाम चीजों को एडप्ट करते हैं। इट क्रिएट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। अगर जैसे सपोज अगर कोई शख्स इकोलाई के ऊपर अगर कोई लिटरेचर रिव्यू कर रहा है, या अगर वो इकोलाई के ऊपर काम करने जा रहा है, अगर वो सोच रहा है कि मैं आगे अपना फर्दर काम इकोलाई पे करूं, तो रिव्यू आर्टिकल जब वो रीड करेगा कोई पर्सन, या वो जो है अगर वो लिखेगा, तो उसको उस ऑर्गेनिज्म के बारे में या उसको उस चीज के बारे में एक पूरी जनरल इन्फो मिल जाएगी। कि जो है अगर मैं कहूँ कि जैसे इकोलाई पर मुझे काम करना है, शीर्षक कोलाई पे, अब मैं कहूँ कि जो है इकोलाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इकोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्या है इकोलाई, किन किन और किस सैंपल्स में मुझे मिलेगा, इकोलाई कैसा नजर आता है। ठीक है ना। तो इस तरीके की जो मैं पेपर पढ़ती जाऊंगी, फिर मुझे मालूम होता जाएगा कि अच्छा इकोलाई तो जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, और ये कि ये हमें किन किन सैंपल्स में जो ये हमें मिलता है, और इससे कौन कौन सी बीमारियां जो है ये कॉज कर सकता है। तो मुझे जो है उस टॉपिक की जो है एक पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी।
आइडेंटिफाई गैप्स इन नॉलेज, ठीक है ना। ये बात है कि जो मेरी जो मुझे उस चीज की जो है नॉलेज नहीं थी कि इशरिशिया कोलाई क्या है क्या नहीं है, तो मुझे उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इट प्रोवाइड्स अ न्यू अप्रोच पर्सपेक्टिव दैट वुड स्टिमुलेट फर्दर रिसर्च। अच्छा, उससे हमें रिव्यू आर्टिकल से हमें ये भी मालूम होता है, इससे एक फायदा ये होता है कि हमें मालूम हो जाता है कि अच्छा इस टॉपिक के ऊपर अभी इतना काम हो चुका है और मैं अभी फर्दर अब इस टॉपिक के ऊपर इतना काम कर सकता हूँ, कि अभी इसके ऊपर ये काम नहीं हुआ है, कि अगर किसी ने अगर उसका जो है मॉलिक्यूलर वर्क नहीं किया होगा, कि किसी ने जो है उसकी अगर डीएनए स्ट्रक्चर तक नहीं गया, सब टाइप्स उसके मालूम नहीं किए, तो आई कैन डू दिस, कि फिर मेरा काम जो है एक न्यू इन्वेंशन में, एक न्यू वर्किंग में जो है इंक्लूड हो सकता है। तो ये सब चीजें हमें जो है एक रिव्यू आर्टिकल से मालूम होती हैं। पर्पस ऑफ अ रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू, attain a good knowledge of the field of inquiries, ठीक है ना। इसमें फैक्ट्स हैं, स्कॉलर्स हैं कि इसने इन लोगों ने इस टॉपिक पर काम किया है, ये फैक्ट्स इसमें जो एडप्ट हैं। मेथोडोलॉजी इज कॉमन टू द फील्ड, कि कौन कौन सी मेथोडोलॉजी आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हम अगर हम किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, किसी एक टॉपिक के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, तो उसमें हम कौन कौन सी ऐसी जो है पॉसिबल मेथोडोलॉजीज हैं कि जिनके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं और जो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। प्रपोज रिसर्च इज रियली नीडेड, ठीक है ना, कि जो है जो आपका जो है जो प्रपोज रिसर्च है उसमें कितनी ज्यादा आपको जो है काम करने की जरूरत है। हेल्प्स टू नैरो अ प्रॉब्लम, कि आपको जो है अपने जो आप अगर आपके पास किसी उस टॉपिक को लेकर कोई अगर इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आपको कस्टमाइज करने में और उसको सॉल्व करने में जो है हेल्प मिलेगी। जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आर्क्यूज और क्वेश्चंस फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है ना, कि क्या क्या काम इस पे हो चुके हैं, क्या काम आप लोगों को करना बाकी है। बॉटम लाइन क्या है, जनरेट योर ओन आइडिया, ठीक है। रिव्यू आर्टिकल से आप तमाम अपने रिव्यू आर्टिकल को रीड करके सब कुछ करके आप अपना एक जो है ओन आइडिया जनरेट करते हैं, अपना एक आइडिया बनाते हैं कि किस तरीके से अब हम जो है इस टॉपिक को मजीद लेकर हमें चलना है, ठीक है। व्हाट इज लिटरेचर, लिटरेचर बेसिक क्या होता है, देखिए लिटरेचर जिसे हम कहते हैं ना कि हमें लिटरेचर रिव्यू करना है या लिटरेचर राइटिंग हमें करना है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द स्कॉलरी राइटिंग्स ऑन अ टॉपिक, किसी एक टॉपिक के ऊपर जितनी भी हमारे पास कलेक्शंस मौजूद है, वो चाहे आपके पास ऑनलाइन कलेक्शन हो, वो चाहे आपके पास फिजिकली तौर पर आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद हो, आपके पास घर में किसी किताब की शक्ल में मौजूद हो, तो वो जितनी आपके पास एक टॉपिक के ऊपर कलेक्शन है, स्कॉलरी राइटिंग्स, नॉट फ्रॉम विकिपीडिया, नॉट फ्रॉम एनी अनऑथेंटिक सोर्सेस, जस्ट फॉर स्कॉलरी राइटिंग, जो किसी स्कॉलर ने उसको राइट किया है, जिसके साथ आपको आपके पास एक ऑथेंटिक रेफरेंस मौजूद है, तो वो आपके लिटरेचर में वो चीज काउंट होगी। अ कलेक्शन ऑफ ऑल द स्कॉलरी राइटिंग्स ऑन अ टॉपिक, दिस इज कॉल्ड लिटरेचर, वो चाहे किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू, योर ओन आइडिया विल कनेक्ट टू द डेवलपिंग नॉलेज नेटवर्क्स इन द फील्ड, ठीक है ना। अब ये आपका ओन आइडिया होगा जो आप तमाम रिसर्च पेपर्स को एक जगह गैदर करके आप अपना जो एक आइडिया उसमें से कलेक्ट करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। A systematic method for identifying, evaluating, and interpreting the work produced by researchers, scholars, and practitioners, ठीक है ना, कि जिन जिन लोगों ने सिस्टमेटिक मेथड होता है, अभी मैं आपको जब उसका पूरा एक सिस्टमेटिक वे बताऊंगी कि किस वे में हमें जो है रिव्यू आर्टिकल लिखना होता है, तो फिर आपको जो है इसमें जो है मजीद अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि इसमें हम जो है पहले चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, देन फिर उसको एवेल्युएट करते हैं, देन उसको इंटरप्रीट करते हैं, मींस उसको अपनी वर्डिंग्स में उसको हम कंपाइल करते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। रिव्यू आर्टिकल का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम जो है अपनी किसी पेपर से हमने कोई चीज लिया, वहां से हमने कॉपी किया और अपने पेपर पे लाकर हमने उसको पेस्ट कर दिया, ऐसा इसमें हरगिज भी मतलब नहीं है। उसको आपको अपनी वर्डिंग्स में इंटरप्रीट करना है, और किस तरीके से करना है ये भी हम आगे भी आपको फर्दर बताएंगे, ठीक है ना। लिटरेचर इज अबाउट टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है ना, कि जिस तरीके से हम जो है कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं, काइंड ऑफ अ चेन स्टोरी वेयर ईच राइटर स्टार्ट्स विद अ पार्शियल स्टोरी connected previously by others and expand on it,
द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इज अ स्टोरी सो फार, ठीक है ना, कि किस तरीके से जो है ये हम जो है इसको लिटरेचर रिव्यू को एक लाइक अ स्टोरी या काइंड ऑफ अ चेन स्टोरी को इसको जो है हम डिस्कस करते हैं. एक्सक्यूज मी, अगर आप लोग अपने अपने माइक साइलेंट कर देंगे तो प्लीज डिस्कस करने में चीजें आसान हो जाएंगी. माइक तो ऑफ है सबके. ये रहीम खान का मेरे ख्याल से माइक ऑन है, क्योंकि पीछे से मुझे किसी और की आवाजें भी आ रही है. Now I've mute him. Okay. Let's start again. Before deciding to write a review paper, ask the following questions. ठीक है ना, ये क्वेश्चंस हमें किसी और से नहीं करने, ये क्वेश्चंस हमें अपने आप से करने. Do I know my stuff sufficiently? कि जो मेरे पास टॉपिक है उसके लिहाज से मेरे पास स्टफ है मौजूद, कि जो है मैं अपने उसको उस तरीके से जो है उसको मैं यूटिलाइज करना चाहूँ अगर, ठीक है ना. सेकेंड क्वेश्चन हम क्या करना है, विच जर्नल टू पब्लिश बाय रिव्यू, ठीक है, कि किस जर्नल में जो है मुझे अपना जो है ये रिव्यू आर्टिकल, क्योंकि देखें हर इससे पहले भी मैंने अपने जो है डिफरेंट जो हमारे सेमिनार्स पास्टिक में हो चुके हैं कि हाउ टू राइट अ रिसर्च आर्टिकल, जिसमें भी मैंने ये चीज भी जो है काफी वो किया है एम्फेसाइज कि पहले आपको अपना जर्नल भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि आपको अपने किस जर्नल में आप अपना रिव्यू आर्टिकल या पेपर पब्लिश करवाने जा रहे हैं और किस जर्नल से जो है आप अपने पेपर्स कलेक्ट कर रहे हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस जर्नल से पेपर्स कलेक्ट कर रहे हैं या जो पेपर अपना रिव्यू आर्टिकल के लिए कलेक्ट कर रहे हैं वो पेपर्स भी आपके ऑथेंटिक होने चाहिए, और ये कि जेन्युइन आपके पास वो जो आपका पूरा एक डेटा आपने जो है कंपाइल किया है उसको आपके पास पूरे उसकी विद ऑथेंटिक रेफरेंस, नॉट फ्रॉम any web source, not from any unauthentic person or book. Would it be considered at all कि अगर मैंने सपोज अगर मुझे एक टॉपिक के ऊपर लिखना है, ठीक है ना, और मैंने उसके लिए 1000 के करीब रिसर्च पेपर जमा कर लिए कि अब मैं इसके ऊपर आराम से बैठ के एक रिव्यू आर्टिकल लिखूंगा, तो मुझे इन तमाम को उसमें एडअप करना है या मुझे उसमें से जो है अपने पेपर सिलेक्ट करना है कि जिसमें से मुझे ऐसी चीजें मिले कि जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और जो हमारे रिव्यू आर्टिकल को जो पढ़ने वाला शख्स होगा, जो बाद में मेरे रिव्यू आर्टिकल को जो शख्स रीड करेगा वो उसके लिए भी जो है बेनिफिशियल साबित हो. तो ये भी हमें जो है अपने रिसर्च आर्टिकल में से जो भी हमने रिसर्च आर्टिकल्स अपने पास कलेक्ट किए उसमें से हमें ये सिलेक्ट करना है, जो मैं उसको हमें कंसिडर करना है, ठीक है. फर्स्ट थिंग क्या है, डू अ थोरो लिटरेचर रिसर्च, ठीक है. सबसे पहले एक लिटरेचर रिसर्च करें, सर्च करें कि कौन कौन से आपको जो इसमें एडअप करना है. कंसल्ट द जर्नल एडिटर, मींस के जो आपके पास वो है कि कौन कौन से आपके पास आपको किस जर्नल में सेंड करना है, क्या करना है, तो उसको आप वहां पर ऐड करेंगे, ठीक है. सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, कौन कौन से ऐसे जो हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं जिससे हम लिटरेचर रिव्यू कलेक्ट कर सकते हैं. इट कैन बी टू सोर्सेज. फर्स्ट वन इज प्राइमरी सोर्स, सेकंड वन इज सेकेंडरी सोर्स, ठीक है ना. प्राइमरी सोर्स मींस क्या है, लिटरेचर रिव्यू मोस्टली रिलाइज ऑन प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है. प्राइमरी सोर्सेज क्या है कि एनी रिसर्च रिपोर्ट which are description of studies written by researchers who conducted them, जिसने ये काम खुद किया है, उसने कोई रिसर्च रिपोर्ट लिखी है, तो वो आपका के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी बिकॉज इट्स प्राइमरी सोर्सेज. क्योंकि उसने जो बातें लिखी हैं वो बातें उसने जो है बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे लिखी है. ऐसा होता है ना हमारे पास कि जैसे हमने जो काम किया फिर हमने उसको किसी और के जो है उसने उसको अगर हमारे काम को आगे पेश किया तो वो फिर बात चेंज भी हो सकती है कि वर्डिंग के एक वर्ड के आगे पीछे होने से भी बात कुछ की कुछ हो जाती है, सही ना. तो अगर आपके पास जो शख्स ने ओरिजिनल वर्क किया है उस स्टडी पर उसका काम मौजूद है, रिसर्च रिपोर्ट है, तो इट वुड बी प्राइमरी सोर्स. A primary source is written by a person who developed the
थ्योरी और कंडक्टेड द रिसर्च। अगर अब सपोज अगर मुझे न्यूटन के थर्ड लॉ पे या मुझे अगर न्यूटन की जो है इसकी ग्रेविटेशनल लॉ पे अगर मुझे कोई चीज अगर लिखनी है, तो मैं वो अगर जो फर्स्ट ड्राफ्ट कोई ऐसा होगा तो अगर वो मुझे मिल जाता है, लकीली तौर पर अगर वो मुझे वो अगर फर्स्ट ड्राफ्ट या कोई ऐसी रिपोर्ट मिल जाती है जिसको मैं एज अ प्राइमरी सोर्स कंसिडर करूंगी, तो वो मेरे लिए एक ऐसी चीज होगी कि जिसको मैं उसके बाद बहुत ही एक ऑथेंटिक वे में लेकर अपने पेपर में इसको सबमिट करूंगी। लेकिन अगर मुझे उसके बाद उसके कहीं और लिखा हुआ मिला कि किसी और ने इसको जो है कोट किया, किसी और ने इसको जो फिर अपने पेपर में, फिर उसके बाद किसी और ने वो पेपर लेकर फिर उसके बाद किसी थर्ड थर्ड पर्सन ने अपने पेपर में उसको पब्लिश किया, तो वो बात फिर बनी कि फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक आने में भी वो बात कुछ ही कुछ हो जाएगी ना। तो ये प्राइमरी सोर्स ये होता है। मोस्ट प्राइमरी सोर्सेज आर फाउंड इन पब्लिश्ड लिटरेचर, कि जो आपके पास चीजें पब्लिश हो चुकी हैं उसके अंदर जो है आपको प्राइमरी सोर्सेज मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अ नर्सिंग रिसर्च आर्टिकल एग्जाम्पल as प्राइमरी सोर्स एन ओरिजिनल क्वालिटेटिव ऑन पेशेंट एक्सपीरियंसेस इन द आईसीयू। ठीक है ना, ये आपके पास एक रिसर्च पेपर है जो पूरा कंप्लीट आपके पास मौजूद है, जिसमें आईसीयू में पेशेंट्स के ऊपर हमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए। ठीक है, ये ऑथर का नाम भी दिया हुआ है, फीलिंग इज सेव द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ आईसीयू पेशेंट्स, जर्नल ऑफ नर्सिंग स्कॉलरशिप। ये आपका प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द सेकेंडरी सोर्सेज? सेकेंडरी सोर्स रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडीज prepared by someone other than the original researcher, कि किसी और ने उस काम को अपने पेपर में ऐड किया। ठीक है ना, तो वो आपके पास हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स, कि आपके पास वो ओरिजिनल पेपर तो मौजूद नहीं है, बट उस ओरिजिनल पेपर को किसी ने अपने काम में अपने पेपर में कोट किया हुआ है, तो आपने वहां से वो चीज पिक करनी, तो आपका सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। दे आर रिटन बाय पीपल अदर देन द इंडिविजुअल्स हु डेवलप्ड द थ्योरी और कंडक्टेड द रिसर्च। ठीक है ना, तो ये आपका जो है पूरा ये एक आपका किसी और ने अपने इसको जो है अपने काम में इसको यूज किया। द सेकेंडरी सोर्स मे बी यूज्ड व्हेन प्राइमरी सोर्सेज आर नॉट अवेलेबल। ठीक है ना, देखिए एक ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास प्राइमरी सोर्स मौजूद है तो ऑब्वियसली आप अपने काम में प्राइमरी सोर्स को ही ऐड करना ज्यादा बेहतर समझेंगे ना कि सेकेंडरी सोर्स को। बट अगर आपके पास प्राइमरी सोर्स मौजूद नहीं है और आपको वो वाला पेपर या आपको वो वाली कोड बहुत अच्छी लग रही है, कि आपके काम से अच्छी से मुराद ये कि वो आपके काम से बिल्कुल जो है रिलेवेंट है, और आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे लाजमी अपने पेपर में एडअप करना चाहिए, तो इसको फिर आप लाजमी तौर पर ऐड करेंगे, बट लेकिन वो आप एज अ सेकेंडरी सोर्स ऐड करेंगे। इसकी मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, a literature review on patient experience in the ICU। ठीक है ना, ये यानी कि ये अब इसके काम को किसी और ने पेशेंट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन एन इंटेंसिव केयर, ठीक है ना, अब इन्होंने इस जो है इस पेपर को अपने इसमें रिव्यू आर्टिकल में इस्तेमाल किया। अच्छा, द मेन सोर्सेज फ्रॉम वेयर लिटरेचर कैन बी सर्च आर एस, कि ना हमारे पास ऐसे बहुत सारी प्लेसेस हैं, ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हम अपने लिटरेचर रिव्यू को कलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट फ्रॉम magazines and newspaper, but it should be authentic and with references from different electronic database। के हमारे पास ऐसे बहुत सारे जो है पबमेड है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास स्कॉलरी वेबसाइट्स हैं जहां पर हम जो है अपने रिसर्च आर्टिकल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम डिफरेंट बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, थीसिस है, इंसाइक्लोपीडिया एंड फ्रॉम डिफरेंट रिसर्च रिपोर्ट्स। ठीक है ना, ये इन सारी जगहों से हम जो है डिफरेंट अपने लिटरेचर्स को कलेक्ट गैदर कर सकते हैं। द रिसर्च पर प्रोसेस सिंपल मॉडल है। ठीक है ना, ये एक कुछ पॉइंट्स का एक मॉडल है जो एक रिसर्च प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले कि जो आपकी प्रॉब्लम मीन्स के जिस टॉपिक पर आपको काम करना है आपने वो सिलेक्ट कर लिया। मीन्स के अगर आप जो है न्यूटन की कशिश शकल की अगर आपको जो है उस पर आपको वर्क करना है, ठीक है ना, तो उसको आपने जो है अपना एक डिस्क्राइब कर लिया कि आपको इस टॉपिक पर काम करना है। अब आप इस पे जो है लिटरेचर रिव्यू करें। ठीक है ना, रिव्यू द लिटरेचर, डिजाइन द स्टडी। अब फिर आप अपने स्टडी को डिजाइन करेंगे कि भाई ये मुझे अब इतना काम इस पर हो चुका है, अब इतना काम मुझे करना है, और कौन कौन सा काम मेरी लिमिटेशंस में आता है कि मैं किन किन चीजों पर जो है वर्क कर सकता हूँ, तो वो आपने अपना एक स्टडी डिजाइन कर, फिर आपने कलेक्ट द डेटा
analyze the data, draw conclusions, identify implications. But first of all, you have to review the literature. कि आपको डिफरेंट लिटरेचर्स को रिव्यू करना है, देन ये तमाम स्टेप्स की बारी आती है. ठीक है, हाउ टू रिव्यू द लिटरेचर, स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ प्रिंट एंड वेब बेस्ड मटेरियल. अभी जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट आपको प्रिंट मीडिया से भी चीजें मिल जाएंगी और वेब बेस्ड मटेरियल से मिल जाएगा. Explain the significance and interpret the evidence presented in each pieces of literature, not simply listing what others have written. ठीक है ना, तो ये आपको पूरा इसमें जो है आपको ये करना है कि एक्सप्लेन करना है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या चीजें हैं, सर्टेन ऑफ एन इंटीग्रेटेड होल. ठीक है ना, कोहेरेंट आर्गुमेंट ऑफ द टॉपिक दैट यू आर रिव्यूइंग. किस तरीके से अब आप उसको जो है अपनी वर्डिंग्स में तमाम चीजों को पेश करेंगे. Approach to doing a literature review. It is impossible to read all the research ever published in your area. अगर आपने एक टॉपिक सिलेक्ट किया और उसके ऊपर जो है अभी तक 5000 लोगों ने, या सपोज 1000 लोगों ने वर्क किया और आपके पास अभी उसके 1000 पेपर्स है, तो सबको अपने उसमें एडअप करना आप लोग के लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना, द की इज कि हमें उसमें से सिलेक्ट करना है ना, तो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, हमारे पास कोई ऐसी की होनी चाहिए जिससे हम तमाम उन पेपर्स में से अपने मतलूबा पेपर्स को हम कलेक्ट करें. बी सिलेक्टिव इन व्हाट यू रीड और एल्स यू विल गेट ड्रॉन इन टू मच इंफॉर्मेशन. ठीक है ना, बी सिलेक्टिव इन व्हाट यू रीड, कि आप उसमें जो है सिलेक्ट करें क्या क्या चीजें आप रीड कर रहे हैं. नहीं तो फिर क्या होगा, जो कुछ आप इंफॉर्मेशन, उसमें आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप उसमें जो है डूब जाएंगे, कि फिर कुछ आपके समझ में नहीं आया कि इसमें से क्या चीज मुझे ऐड करना है, क्या नहीं करना. सी द वुड्स फॉर द ट्रीज, एसेंशियल. देख रहे हैं बहुत सारी चीजें हम इसमें से पढ़ते हैं. फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग द एसेंशियल्स फ्रॉम द इररिलेवेंट. इररिलेवेंट चीजों की तादाद हमारे पास बहुत ज्यादा होती है. अब जब हम अगर 1000 के सपोज हमने करीब हम पेपर जमा कर लिए, तो उसमें से आपके पास इंटरेस्टिंग तो होगा कि वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो कि अरे ये इतना अच्छा इसमें इन्होंने बातें की हुई हैं, इतना अच्छा इसमें इन्होंने काम किया हुआ है, ये तो मुझे अपने पेपर में लाजमी ऐड करना है. बट वी कैन नॉट ऐड 1000 पेपर्स इन आवर वन रिव्यू आर्टिकल. ठीक है ना, तो उसमें से हमें उसको जो है सिलेक्ट करना है, उसमें से हमें फिल्टर आउट करना है. तो इंटरेस्टिंग हम देखें कि इंटरेस्टिंग है, बट इट्स एसेंशियल और नॉट. ये चीजें हमारे पेपर के लिए एसेंशियल है कि जो हमारे पेपर को इंटरेस्टिंग भी बनाएंगी, इजी टू रीड भी बनाएंगी, और आपके पेपर को एक एसेंशियल और एक अच्छा लुक देंगी कि भाई आपके पेपर में इनफ इंफॉर्मेशन मौजूद है अबाउट दिस टॉपिक. The range of literature to explore, background material which is of broadly relevant to your topic. इसको मैं इस तरीके से बताती हूँ आपको ना. ठीक है, सर्चिंग एंड रीडिंग स्ट्रेटजी, कि आपके पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप सर्चिंग कर रहे हैं और रीडिंग. ठीक है, मोर स्पेसिफिक मोर रिसेंट, लेस स्पेसिफिक लेस रिसेंट. मीन्स कि जो चीजें अभी आप पढ़ रहे हैं, जो चीजें अभी हालिया आपके उसमें रिसर्च में हुई है, वो ज्यादा आपके पास जो है रिलेवेंट होनी चाहिए, वो ज्यादा आपके पास मौजूद होनी चाहिए बनिस्बत अगर किसी भी चीज, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अगर 1899 में कोई अगर वर्क हुआ, ठीक है ना, तो वो वर्क अब इतना ज्यादा जो है एप्लीकेबल भी नहीं होगा और उसकी इतनी ज्यादा जो है अब वैल्यू भी नहीं होगी. माना कि ये फैक्ट है कि जो वो काम हमारा बिल्कुल इनिशियल था कि उसी से स्टार्टिंग हुई, लेकिन जैसे जैसे चीजें चेंज होती गई, जैसे जैसे वर्ल्ड जो है मॉडिफाई होती गई, इसी तरीके से जो है हमारी रिसर्च वर्ल्ड में भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं. तो जो हमारे पास न्यू और जो है रिसेंट रिसर्च होती है, वो ज्यादा तौर पर हम जो है उसको इस्तेमाल करने को प्रिफर करते हैं, ज्यादा उसको हम जो है तरजीह देते हैं बनिस्बत लेस रिसेंट के. ठीक है ना, क्योंकि देखें अगर हम नई चीजों को उसमें अगर नए पेपर्स को देखेंगे तो वो हमारे लिए उन चीजों को जो है इम्प्लीमेंट करना, उन चीजों को अपनी लैब में वापस हमें रिवाइज करना ज्यादा इजी होगा बनिस्बत अगर हम 1890 या हम जो है बहुत सदियों पुराने किसी चीज को अगर हम इम्प्लीमेंट करने का सोचे. तो मोर स्पेसिफिक मोर रिसेंट, लेस स्पेसिफिक लेस रिसेंट.
ठीक है। इसी तरीके से जो आपके पास हिस्टोरिकल एंड सेमिनल पेपर्स हैं, जर्नल टेक्स्ट है, इंसाइक्लोपीडिया है, रिव्यूज है, उन सब की बारी बाद में आती है। पहले फील्ड स्पेसिफिक पेपर्स, ठीक है ना, वो आपके पास सबसे ज्यादा, यानी कि वो आपके पास बिल्कुल फर्स्ट पे होने चाहिए कि जो आपके काम से रिलेवेंट पेपर्स हैं, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में इंट्रोड्यूस टॉपिक, डिस्क्राइब स्कोप एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। रिव्यू पास्ट एंड प्रेजेंट लिटरेचर, क्लेरिफाई पर्पस, ठीक है, कि क्या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपका एक टॉपिक हो गया, ठीक है, कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमने वहां पर दी, ये आपकी लिटरेचर रिव्यू में, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट्स की बात कर रही हूँ, उसके उसमें आपको थोड़ा सा पेपर को, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, कि टॉपिक क्या है। सपोज अगर मैं जो है सी वाटर के ऊपर अगर मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है ना, कि सी वाटर क्या है, सी वाटर के जो है किस किस तरह के जो है प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, क्या है। डिस्क्राइब स्कोप एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि अच्छा इस काम का स्कोप क्या है, कि इस काम को करने से हमें क्या फायदा होगा और इसकी क्या जो है बेनिफिट पॉइंट्स क्या है। रिव्यू पास एंड प्रेजेंट लिटरेचर, के कुछ जो है हमारे पास कुछ बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन, कि जैसे जो हमारे पास, अगर मैं जो आपसे कहा ना कि अगर मेरे पास कोई 80s का भी पेपर मौजूद है, तो उसको हम एज अ पास्ट रिव्यू के तौर पर ऐड करें कि अच्छा सबसे फर्स्ट बेसिक इसकी इब्तिदा यहाँ से हुई, यहाँ के लोगों ने इस पर जो है रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो ये भी मैंने अपने पेपर में एडअप किया है। उसके बाद प्रेजेंट लिटरेचर के अब हालिया इस पर जो है क्या वर्किंग हो रही है। इसके बाद क्लेरिफाई पर्पस, कि आपको ये लिटरेचर रिव्यू करने का आपका पर्पस क्या है, आपको इसका जो है क्या फायदा होगा और आप क्या बात अपनी जो है कन्वे करवाना चाह रहे हैं। वेयर डू आई लुक फॉर रिसोर्स फॉर माई लिटरेचर रिव्यू, मैंने अभी आप लोग को बताया है कि डिफरेंट लिटरेचर सोर्सेज हैं, ठीक है ना। एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, नेशनल लाइब्रेरीज हैं, म्यूजियम्स हैं, आर्काइव्स हैं, स्पेशल कलेक्शन हैं, ठीक है ना। ये तमाम चीजों से जो है आप अपने जो है लिटरेचर सोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से टूल्स फॉर सर्चिंग पब्लिश वर्क एंड डेटा, ठीक है। लाइब्रेरी कैटलॉग है, कि अगर आप फिजिकली किसी लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो वहां पर आपके पास कैटलॉग्स है, सब्जेक्ट इंडेक्सेस हैं, सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, डिफरेंट बिब्लियोग्राफीज हैं, इंसाइक्लोपीडिया है, इंटरनेट डायरेक्टरीज हैं, इंटरनेट सर्च इंजन है, कि आप पबमेड से जो है अपने पेपर को जो है सर्च कर रहे हैं, या फिर किसी भी जो है स्कॉलरी वेबसाइट से। इसके बाद जो है लिटरेचर जो है सोर्सेज हमारे पास डिफरेंट बुक्स भी हो सकती है, टेक्स्ट बुक्स है, आर्टिकल्स हैं, थीसिस हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं। सपोज अगर हम जो है अगर हमें पोलियो के ऊपर कोई अगर डिस्कशन करनी है, पोलियो के ऊपर अगर हम कोई रिव्यू आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो उसके पास गवर्नमेंट के पास क्या डेटा है, उनकी पब्लिकेशंस क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में कितने हद तक अब जो है पोलियो मौजूद है, कहाँ पर है। तो ये हमें जो है एक हमारी जो है गवर्नमेंट पब्लिकेशन से ही, हमें अपनी किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट से ये तमाम हमें डेटा मिल सकता है। लीगल एंड प्रोफेशनल के क्या क्या इसमें जो है हमारे पास, अगर किसी कोई अगर हम जो है लीगल वर्क तौर पर अगर हम किसी जो है टॉपिक पर वर्किंग कर रहे हैं, तो वो हमें जो है किसी लीगल लाइब्रेरी से या वहां से हमें ये चीजें मिल जाएंगी। ट्रेड लिटरेचर, ठीक है ना, अगर हम जो है किसी भी बिजनेस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें लिटरेचर मिल जाएगा। कॉन्फ्रेंसेस पेपर्स जो होते हैं, ठीक है ना, कि डिफरेंट जो हमारे पास इंटरनेशनली और नेशनल बेसिस पर जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती है, उसके जो एब्स्ट्रैक्ट्स बुक वो होते हैं, उसके जो डिफरेंट हमारे पास मैनुअल्स होते हैं, उसमें किस तरीके से जो है पेपर्स में अगर आपको कोई ऑथेंटिक पेपर मिल रहा है, मोनोग्राफ्स होते हैं, स्टेटिस्टिक्स होते हैं, तो तमाम पेपर्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है कि पेपर हमने कलेक्ट कर लिए, उसके बाद मैनेजिंग द लिटरेचर, समराइज, टेबलेट, यूज बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि किस तरीके से जो है हमें जो है उसको अब तमाम हमें अपने पूरे रिसर्च को जो है एक तरीके से मैनेज करना है, कि समराइज करना है जितने भी हमारे पास पेपर्स हैं, उसको हमें टेबलेट फॉर्म में अगर हम कर सकते हैं, तो उसको हमें जो है टेबलेट फॉर्म में लेके आना है, और हम डिफरेंट उसमें जो है रेफरेंसेस के लिए हम एंड नोट या डिफरेंट उसमें जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर मौजूद है, ठीक है। एनालाइजिंग एंड डाइजेस्टिंग द लिटरेचर,
मीन्स के नॉट नोट टेकिंग, ठीक है ना, कि आपने 500 के करीब आप कहें कि मैंने जो है इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च पेपर्स पढ़ लिए, बट कितना आपने उसको एनालाइज किया और कितना आपने उसको डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने का मीन्स का हरगिज मतलब ये नहीं कि हमने वो पेपर्स खा लिए उसके बाद हमने कोई जो है डाइजेस्टिव टैबलेट इस्तेमाल कर ली। इसका मतलब ये है कि जो है कितना आपने उस चीज को समझा, कितना आपने उसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है। नोट नोट बनाया आपने, इसके नोट टेकिंग किया, समराइजिंग द की, ठीक है। आपने देखा कि भाई इस पेपर में ये चीजें मुझे मिल रही हैं तो मैं इसकी जो है की बना लेता हूँ, की फाइंडिंग, जो जो उसकी फाइंडिंग्स है उसकी बना लिया। एब्स्ट्रैक्टिंग जो है क्रिटिकल फैक्ट्स, ठीक है ना, जो उसके फैक्ट्स हैं उसको आपने एक जगह अपने पास अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिया। और जो भी आपको उसमें से लगा कि भाई ये चीज तो अब इम्प्लीकेबल नहीं है, या फिर अच्छा उस टाइम पे हुई होगी, अब तो हमारे जमाने में तो इसको जो है मुश्किल है, तो ये आपका एक तरीके से आर्गुमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको भी आपने नोट डाउन कर लिया। एग्जामिन एविडेंस कि अच्छा ये काम हुआ है तो इसका जो है एविडेंस क्या है कि ये काम इन्होंने किया तो है, ये काम इन्होंने अपनी लैब में किया, लेकिन अब इसको सही तरीके से किया कि नहीं किया, तो उसके लिए हमें जो है एविडेंस को हम देखें, ठीक है। अंडरस्टैंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये एक लाजमी चीज है कि इंटरप्रीट आपने करना है इसको जो है अपनी वर्डिंग्स में लिखना, अब ये आपका काम है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। किसके कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है, क्योंकि देखें जब हम रिसर्च आर्टिकल की बात करते हैं उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। हम कोई भी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, कोई भी हम रिसर्च, अगर हम थीसिस लिखने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है, अगर हम साइनोप्सिस लिखने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट अलग होता है। इस तरीके से लिटरेचर रिव्यू का भी फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें जैसे आपके पास आ गई बिब्लियोग्राफी, थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, मोर रीडिंग, राइट इंडिविजुअल सेक्शंस, इंटरग्रेट सेक्शंस। अब हम इसको जो है इंडिविजुअली डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी एक स्टेप है द लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस। फर्स्ट क्या है, सिलेक्ट अ टॉपिक। आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, सपोज आपको जो है हेपेटाइटिस ए के ऊपर काम करना है, ठीक है। अब आपने अपना हेपेटाइटिस के ऊपर टॉपिक सिलेक्ट कर लिया कि अब मैं जो कि मुझे इसके ऊपर रिव्यू आर्टिकल लिखना है। सर्च एंड चूज द लिटरेचर। अब आप सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को डिफरेंट तरीके बताए कि डिफरेंट वेबसाइट से, लाइब्रेरी से, बुक से, बट इट शुड बी ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल। थर्ड स्टेप क्या है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द लिटरेचर। अब आपको रिजल्ट, अब आप जितने भी पेपर्स आपने पढ़े अब उसको आपको एनालाइज करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, और फिर उसको अपनी वर्डिंग्स में इंटरप्रीट करना है। और फिर फोर्थ क्या है, राइट द रिव्यू, ठीक है। फिर उसके बाद ये 4 स्टेप्स आपको जो है रिव्यू आर्टिकल्स में लाजमी फॉलो करने हैं, जिससे आप एक अच्छा और एक अच्छे जर्नल्स में जो है रिव्यू आर्टिकल अपना पब्लिश करवा सकेंगे, ठीक है। अच्छा, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। एट दिस स्टेज रिसर्चर्स रीड आर्टिकल्स, ठीक है ना, हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं अभी, हम जो है अभी हम सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं। At this stage, researchers read articles, books, and other types of literature related to the topic and research and write a brief critical synopsis of each review. ठीक है, कि तमाम जितने हमने पेपर्स पढ़े हमने तमाम का जो है एक कंक्लूजन लेकर अपने पास एक छोटा सा जो है एक नोट बना लिया। After going through the reading list, researchers will have an annotation of each source of related literature. ठीक है ना, कि वो तरीके से जो है एक ब्रीफ समरी जो है उसकी हमें बना लेंगे। Later annotations are likely to include more references of other work since previous readings will be available to compare. But at this point, the important goal is to get accurate result. ठीक है, कि आपको जो है उसमें तमाम से जो है अपनी जो आपने बिब्लियोग्राफी चूज की उसको आपको तमाम को वहां पर गैदर करके अपनी वर्डिंग्स में उसको सेट करना। अच्छा, थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या है कि एट दिस स्टेज रिसर्चर्स ट्राई टू फाइंड कॉमन थीम ऑफ सब थीम्स और कैटेगरीज, ठीक है। अगर जैसे हम अगर हेपेटाइटिस के ऊपर अगर हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो है उसके ऊपर एक कॉमन थीम हमें चाहिए, ठीक है ना, कि हम हेपेटाइटिस के ऊपर हमें अपना रिव्यू आर्टिकल लिखना है तो ऑब्वियसली हम डायबिटीज के ऊपर या हम टाइफाइड के ऊपर या हम पोलियो के ऊपर अपने पेपर्स कलेक्ट नहीं करेंगे। हमें अपनी थीम से रिलेवेंट
हेपेटाइटिस के ऊपर जितना काम हुआ है, अब अगर उसमें हम अपने शुरू में इंट्रो में हेपेटाइटिस A B C D सबका अगर हम एक इन्फो देना चाहें, तो वो हमारी एक सब थीम होगी। हमारी मेन थीम क्या है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। उसमें हम, लेकिन हम शुरू में तमाम चीजों को अपने जो दे रहे हैं कि हेपेटाइटिस ए ये होता है, बी इससे होता है, सी इससे होता है, डी इससे होता है, एफ इससे होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, हमारी मेन थीम क्या है, हेपेटाइटिस ए। Researchers try to organize literature under themes which relate to each other and are arranged in a chronological manner। ठीक है ना, कि अब आप उसको जो है ईयरली वाइज, कि अगर आपने उसको देखा कि अगर आप 80s के पेपर भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आप 90s में भी आ गए, फिर आप 20s में भी आ गए, तो आप शुरू से लेके चल रहे हैं कि 80s 90s 20s, उस तरीके से आप इसको जो है क्रोनोलॉजिकल मैनर में इसको आप इस्तेमाल करेंगे। Researchers try to establish coherence between themes and literature discussed under these themes। ठीक है ना, इसको आपको पूरा एक अपना उसको पूरा सेट करना होगा। अच्छा, more reading based on the knowledge gained through primary readings, researchers have a better understanding about the research topic and the literature related to it। ठीक है, कि जो है हमें पूरा जो है उसको एक प्राइमरी रीडिंग मीन्स क्या है, कि जो हम उसको पढ़ रहे हैं, कि जो हमने प्राइमरी सोर्स से अपने जो है गैदर किया है, उसको हमने पढ़ के अपने उसको जो है तमाम जो है उसको हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, एट दिस स्टेज researchers try to discover specific literature materials relevant to the field of study or research methodologies which are more relevant for their research। ठीक है, उसमें हमें जो है, जो भी हमारे पास जो है रिसर्चर है जो है हेपेटाइटिस के ऊपर जो वर्क कर रहा है, ठीक है, हमने अपने एक टॉपिक ले लिया ताकि आप लोग को भी समझने में जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में इजी रहे कि हम हेपेटाइटिस के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे तो हमें क्या करना है, ट्राई टू डिस्कवर स्पेसिफिक लिटरेचर मटेरियल रिलेटेड टू हेपेटाइटिस। Okay. They look for more literature by those authors on those methodologies, etc। ठीक है, अब हमने हेपेटाइटिस के ऊपर एक हमने ऑथर का ले लिया, अच्छा हमें उसका काम बहुत अच्छा लगा, हमने कहा भाई इस बंदे ने तो हेपेटाइटिस के ऊपर इतना अच्छा काम किया हुआ है कि इतने 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 अच्छी जो है इसका तमाम चीजों को उसने जो है इस्तेमाल भी किया है, तमाम पैरामीटर्स को भी इसमें किया है, और इसकी मेथोडोलॉजीज भी हमें समझ में आ रही है कि ये बिल्कुल इजी टू वे है, और हम इसको आराम से अपनी लैब में चीजों को मैनेज भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली हम इसको जो है दोबारा से रन भी कर सकते हैं। तो फिर हम मजीद उस ऑथर के जो मजीद हेपेटाइटिस से रिलेवेंट के देखे ना, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है ना, अब मैं मेरा काम ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस पर है, अब मैं ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस के ऊपर मेरे आपको जो है आर्टिकल्स मिलेंगे। अब आप डॉक्टर सईदा सदफ अकबर के अगर आप वो देखेंगे, अगर आपने लिखा ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस, तो फिर आप देखेंगे अच्छा डॉक्टर सदफ ने तो इस टॉपिक पर जो है काम किया हुआ है, तो मे बी डॉक्टर सदफ का जो है ये काम आपको अच्छा लगे, आप कहेंगे अच्छा ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस के ऊपर तो इन्होंने ये वाला काम है, अच्छा मैं और देखूंगा इन्होंने जो है ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस के ऊपर क्या काम किया हुआ है, तो वो फिर मजीद आप मेरे मजीद रिसर्च पेपर्स को जो एनालाइज करेंगे, तो फिर आपको मजीद उस टॉपिक के ऊपर आपको डेटा मिलता जाए। ठीक है, ऑल्सो द रिसर्चर्स may be able to set aside some less relevant areas or articles which they pursue initially। के बहुत सारे आपको पेपर्स ऐसे भी मिलेंगे जिसमें उन्होंने बिल्कुल इनिशियली काम किया होगा, और फिर आपको उसमें से ये चीजें देखने को मिलेंगी, अच्छा इसके ऊपर तो भी इतना इन्होंने इनिशियल वे में वर्क किया था, अब ये कि मैं उसको मजीद अच्छे तरीके से आगे फ्यूचर में अपने मजीद मैं इसका जो है मॉलिक्यूलर भी कर सकता हूँ, मैं इसका जो है डिफरेंट सब टाइप्स में भी मैं इसको लेकर जा सकता हूँ, मैं इसकी जो है वैक्सीनेशन के ऊपर भी जो है फिर मैं काम कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से फिर हमें आइडियाज मिलते हैं। मोर रीडिंग का मतलब यही होता है, ठीक है ना, कि जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितना हम पढ़ते जाएंगे, जितना हम रीड करते जाएंगे, हमारा जहन उतना ही खुलता जाएगा और हमें चीजें उतनी ही जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नजर आती जाती है। ठीक है, इसमें इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है हमारी स्टेज आ जाती है, जो रिसर्चर होता है वो स्टार्ट राइटिंग द लिटरेचर अंडर ईच थीमेटिक सेक्शन बाय यूजिंग प्रीवियसली कलेक्टेड ड्राफ्ट और एनोटेशंस। ठीक है ना, अब हमने इसको लिखना है, अब हमारे पास पेपर्स भी हो गए, हमने सब पेपर्स को रीड भी कर लिया, मोर रीड भी कर लिया, और सबके ड्राफ्ट बना लिए, अब हमें एक अपना रिव्यू आर्टिकल लिखना है। तो सबसे पहले तो जो है हमने लिखना है स्टार्ट कर दिया एक थीमेटिक सेक्शन में। थीमेटिक सेक्शन मीन्स
जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, मैं हम अपने प्रीवियस जो हमारे फास्टिंग के तहत जो लेक्चर्स हुए थे, जो है एक रिसर्च आर्टिकल्स रिव्यू रेफरेंसेस के हवाले से, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो है ना, पहले आपको अपना जर्नल सेलेक्ट करना होता है कि आपका आपके काम से रिलेवेंट कौन सा जर्नल है। देखिए जाहिर सी बात है, काम अगर आपका काम मेडिकल फील्ड में है, तो अगर आप हेपेटाइटिस के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपको उसको हेपेटाइटिस से रिलेवेंट ही किसी ना किसी जर्नल में पब्लिश करवाना है। आप अपना हेपेटाइटिस का पेपर फिजिक्स के जर्नल में, बॉटनी के जर्नल में, जोलॉजी के जर्नल में, केमिस्ट्री से रिलेवेंट जर्नल में पब्लिश नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना। हर टॉपिक से रिलेवेंट जर्नल अलग होता है। तो आपको पहले अपना, और फिर उनका डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है हर जर्नल का। जो एक आपने देखा होगा, हर जर्नल के एंड में एक होता है ऑथर्स के बारे में, ठीक है ना। उसमें लिखा होता है कि अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है, ये हेडिंग्स आपको फॉलो करनी है। इस तरीके से जब हम रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट भी हर जर्नल की वेबसाइट में और उनके जो है जर्नल की हार्ड कॉपी में जो है गिवन होता है कि किस तरीके से आपको जो है रिव्यू आर्टिकल लिखना है, आपको कौन कौन सी हेडिंग्स को फॉलो करना है, कितने इसमें जो है आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, कहाँ पर आपको जो है कीवर्ड्स होने हैं कि नहीं होने हैं, कंक्लूजन वाला पार्ट होना है कि नहीं होना, आपका रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होना है। तो हर जर्नल का वेरी करता है। सही है, तो आप सबसे पहले अपने जो है जर्नल को सिलेक्ट करें, उसके बाद उसी के मुताबिक जो उन्होंने आपको ऑथर्स गाइडलाइन दी हुई है उसके मुताबिक आप अपना एक थीमेटिक सेक्शन बना लें कि सब पहले मुझे इंट्रोडक्शन देना है, देन मुझे उसको इस तरीके से लेकर चलना है, तो अपना जो है एंडिंग तक। Here they organize the related articles under each theme by ensuring that every article is related to each other. हर आर्टिकल हमारा एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए। ये नहीं कि शुरू में हमने बताया कि भाई हेपेटाइटिस ए, हमने बता दिया कि भाई हेपेटाइटिस ए जो है इन इन चीजों से होता है, अब फिर हम उसके फौरी बाद जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ था वो हमने कर दिया कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं। सही है, हमें जो है उसको पहले हमने बता दी हेपेटाइटिस ए कैसे होता है, कौन सा वायरस इसमें इन्वॉल्व होता है। सेकंड हमारी हेडिंग क्या होगी, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से जो है अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो क्या किस तरीके से उसको देखना है। और फिर थर्ड हम ये कि भाई उसको वो बीमारी किन किन चीजों से हो सकती है, कौन कौन सी चीजें इसमें जो है इन्वॉल्व हो सकती हैं जिससे किसी भी फर्द को हेपेटाइटिस ए की बीमारी लाक हो सकती है। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे ट्रीटमेंट पर कि भाई इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अभी तक इसकी ट्रीटमेंट हुई कि इसका कोई इलाज आया है कि नहीं आया। इसके बाद फिर हम अगर इसकी इसकी वैक्सीनेशन है तो हम इसकी जो है वैक्सीनेशन पर आ जाएंगे। फिर हम इसके जो है प्रिवेंटिव मेजर्स पर आएंगे कि किस तरीके से हमें जो है हेपेटाइटिस ए से बचाव हासिल कर सकते हैं और हमें कौन कौन से इसके जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें लेके चलना है। ये नहीं कि हमने पहले बता दी हेपेटाइटिस ए जो है एक ऐसी बीमारी है कि जो भाई हमें इस तरीके से होती है। हम फिर उसके बाद लास्ट पैराग्राफ हमारा आ गया कि हम जो है इसको इस तरीके से बच सकते हैं, ठीक है ना। ये बाकी चीजें फिर हमने वो फिर आपका जो है होश पोश हो जाएगा, वो फिर ना ही पढ़ने वाले को समझ में आएगा और ना ही जो आप किसी पेपर को भेजेंगे उनके समझ में नहीं आएगा, और खुद आपको भी जो है फिर उसका एक सिस्टमेटिक वे में नहीं वो फिर लिखा जाएगा। For each thematic sections, draft annotations are used. It is a good idea to reread the articles and revise annotations, especially the ones read initially. ठीक है ना, जितना आप अपने पेपर को और जो आप रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, जिस आर्टिकल से लिख रहे हैं उसको आप रीड करेंगे, उतना ही आपका जो है पेपर में प्रोफेंशी और आपके पेपर में जो है एक बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि जो है उसमें एक्यूरेंसी आती जाएगी, ठीक है ना, एक्यूरेसी आती जाएगी। While writing reviews, the researchers focus on the theme of their section, showing how two articles relate to each other and to the theme, rather than focusing on writing each individual article. ठीक है ना, उसको हम जो है उसमें लिखें एक थीम बना लें कि भाई हमने अगर हेपेटाइटिस पे हम काम कर रहे हैं तो हमें ये इस थीम को लेकर फॉलो करना है। The articles are used as evidence to support the critique of the theme rather than using the theme as an angle to discuss each article individually. ठीक है ना, इसमें पूरी से मैंने बताया है कि पूरी एक उसमें आपकी थीम बन जाएगी जिसमें आप पूरा एक सिस्टमिक वे में इसको लेके चलेंगे।
इसके बाद का सेक्शन है integrate sections. In this section, researchers have a list of the thematic sections and they tie them together with an introduction, conclusion, and some additions and revisions in the sections to show how they relate to each other and to the overall theme. ठीक है ना, कि पहले आपने इंट्रोडक्शन, इंटीग्रेट सेक्शंस, कि आपने फिर अपने सेक्शंस को इंटीग्रेट कर दिया, आपने उसको हेडिंग्स दे दी, ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आपका जो है कंक्लूजन आ गया, और बीच में अगर आप उसमें कुछ सम एडिशंस कर रहे हैं, जो आपका जर्नल है उसके मुताबिक अगर आप कुछ उसमें चेंजिंग करना चाहें अकॉर्डिंग टू जर्नल, तो वो फिर उसमें आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन, बॉडी आपकी आ गई इसमें, यानी कि इंट्रोडक्शन में आपने हेपेटाइटिस का पूरा एक इंट्रो दे दिया, फिर उसके बाद आपकी इसमें जो है जर्नल की, आपके पेपर की बॉडी आ गई, कि जो इसमें आपने अपनी चीजों को डिस्कस कर दिया, जिसमें आपने उसके जो है साइन एंड सिम्टम्स को मेंशन किया, जिसमें आपने उसके जो है प्रिवेंटिव मेजर्स को डिस्कस किया, ट्रीटमेंट को मेजर्स किया, वैक्सीनेशन को डिस्कस किया। ठीक है, देन बीच में आपका एलिमेंट्स आ गए, कि जो आपके एलिमेंट्स, जो आप अगर कोई जर्नल आपको कह रहे हैं कि भी आपको ये वाली हेडिंग इसमें ऐड करनी, तो ऐड कर दिया, देन आपका जो है कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिव्यू आर्टिकल्स, ये मैं आपको ये भी बता दूं कि should conform to the anatomy of a typical scholarly article. ठीक है, अब क्या क्या चीजें उसमें ऐड है, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, जो हमारे पास एक स्कॉलरी आर्टिकल होता है उसमें हमारे पास ये चीजें होती हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मेथड होता है, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, एक एंड देन रेफरेंसेस, जो हम अपना एक रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, उसमें ये तमाम चीजें हमारी मौजूद होती हैं। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, उसको हम इसमें क्या था, रिव्यू आर्टिकल, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर रिव्यू, इंट्रोडक्शन दे दिया, गिव्स अ क्विक आइडिया ऑफ द टॉपिक ऑफ द लिटरेचर रिव्यू सच एज द सेंट्रल थीम और ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, कि हमने जो है उसको, अगर हम हेपेटाइटिस पे ए पे काम कर रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं, तो हमने उसका एक क्विक आइडिया दे दिया कि भाई ये टॉपिक है, इस पर हमें जो है अपनी इसको पूरी वर्किंग करनी है। इसके बाद आपके पेपर की बॉडी आ गई, कंटेन्स योर डिस्कशन ऑफ सोर्सेस, जितने भी अब आपने जो है रिसर्च पेपर्स अपने जितने आपने इसको एनालाइज किया था, जितने आपने उसको जो है एंड में फाइनलाइज किया था, उसको अब आपको इस बॉडी में बिल्कुल एक सीक्वेंस से एड अप करना है। देन आपका आ जाएगा लास्ट में कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, discuss what you have drawn from reviewing literature so far, where might the discussion proceed। ठीक है ना, कि आपका अब इसमें जो है कंक्लूजन क्या है, और आप इसमें जो है फर्दर क्या रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं, कि इसमें जो है फर्दर अभी ये इतना काम होना बाकी है, इतना काम अभी ये हमारा ये हो चुका है, और अब मैं मजीद इसमें जो है हमारे जो है जो यंग साइंटिस्ट हैं या जो यंग रिसर्चर हैं उनको भी इसमें वर्किंग ये करनी है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेचर रिव्यू और जर्नल ऑर्गेनाइजेशन लुक्स लाइक अ फनल। ठीक है, जो ये सबसे ऊपर जो ये एक फनल लाइक है। ठीक है, ब्रॉडर टॉपिक्स आपके पास सबसे ऊपर आ गए, कि जो एक आपके जो है ब्रॉडर्स कवर कर रहे हैं, उसके बाद आपके सब टॉपिक्स आ गए, इसके बाद स्टडीज लाइक योर्स, ठीक है ना, कि जो आपके काम से रिलेवेंट जितने भी आपके पास स्टडीज आ गए, उसको हमें इस तरीके से लेकर चलना है। हाउ टू ऑर्गेनाइज स्टडीज, ये मैंने बताया था अभी आप लोगों को, ठीक है ना, कि जो है क्रोनोलॉजिकल वे में, थीमेटिक वे में और मेथोडोलॉजिकल वे में। क्रोनोलॉजिकल वे मतलब बाय पब्लिकेशन डेट और बाय ट्रेंड। ठीक है, कि किसके आपके पास इसका जो है पब्लिकेशन डेट क्या आ रही है, अगर हम इसको 80s के, अगर हम आप कोई हमारे पास हेपेटाइटिस से रिलेटेड अगर हमारे पास 80s का कोई पेपर है, ठीक है, उसको आपने वहां पर ऐड कर लिया, फिर आपने जो है एक 90s का पेपर आपके पास आ गया, फिर आपने उसको जो उसके, लेकिन उसके भी हिसाब से 1995, देन 1997, देन 2000, फिर 2001, इस तरीके से हम उसको जो है क्रोनोलॉजिकली हमने उसको पेपर उसको जो है बाय डेट ऐड कर लिया। थीमेटिक क्या है, अ स्ट्रक्चर विच कंसीडर डिफरेंट थीम्स। ठीक है ना, कि जो हम उसको, अगर हमारे पास एक पेपर में कोई और थीम आ रही है वो हेपेटाइटिस से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ आपके पास सिम्टम्स दिए हैं, उन्होंने खाली सिम्टम्स को ऐड किया, उन्होंने किसी और चीज को नहीं उसमें जो है टच किया।
आपके पास 5-6 पेपर्स ऐसे मिल गए आपको जिसमें खाली बस उन्होंने हेपेटाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स को ऐड किया हुआ, और बाकी उन्होंने इसके हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, इसकी जो है प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से कोई भी बातचीत नहीं की। तो आपके पास वो एक सेट बन जाएगा उसी थीम के लिहाज से। तो आपने वो तमाम पेपर्स को अपनी साइन एंड सिम्टम्स की थीम में जाकर उसको आपने एडअप कर दिया। इसके बाद मेथोडोलॉजिकल, कि अब आप देखें कि फोकस इज ऑन द मेथड्स ऑफ द रिसर्चर। किसी ने क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव अप्रोचेस, किसी ने क्वालिटेटिव तरीके से वर्क किया है, किसी ने क्वांटिटेटिव तरीके से वर्क किया है, तो वो भी आपका एक सेट बन जाएगा। कि बहुत सारे रिसर्चर्स जो हेपेटाइटिस ए पर वर्किंग कर चुके हैं, जिनके रिसर्च पेपर्स मौजूद है, तो उनके बहुत से लोगों ने जो है खाली जो है उस पर क्वालिटेटिव वे में वर्क किया होगा, तो वो आपने जो है वहां से वो उठाकर उसका एक सेट बना दिया। और जब आपने क्वालिटेटिव वे की हेडिंग डालकर, या मेथोडोलॉजी में ही आपने जो है सब हेडिंग डाल दी क्वालिटेटिव वे की, तो उसमें जितने वो जो आपके पास एक सेट बना है क्वालिटेटिव वे का, वो आपने तमाम पेपर्स आपने उसमें एडअप कर दिए, तो वो आपका एक पूरा उसकी एक थीम बन जाएगी। ठीक है। मेकिंग लिंक्स बिटवीन स्टडीज, ये एक बहुत ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज होती है कि हमें एक पेपर को दूसरे पेपर से लिंक कैसे करना है, कैसे हमें जो है उसकी कनेक्टिविटी को वहां पर मेंटेन करना है, कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि हाँ ये तो पूरी एक जो है कंटिन्यूटी में ये बात आ रही है, और बीच में ये बात जो है जो ऑथर ने लिखा है या जो आपने जो पेपर लिखा है वो हमने ब्रेक नहीं किया वहां पर। अगर आप एग्रीमेंट्स के मूड में हैं कि आप उससे जो है एग्री कर रहे हैं कि हाँ ये जो ऑथर ने लिखा है आई वुड बी एग्री विद दिस, तो उसी में हम इसके लिए ये जो मैंने 5 पॉइंट्स हैं ये इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली ऑथर बी पॉइंट्स टू, ठीक है, कि हमने एक पेपर देखा कि जिसने हेपेटाइटिस के ऊपर उसने जो है ये काम किया कि भाई हेपेटाइटिस जो है एक ब्लड बॉर्न डिजीज, ठीक है, सपोज उसने ये कहा कि हेपेटाइटिस एक ब्लड बॉर्न डिजीज है, तो आपने कहा कि सिमिलरली ऑथर बी ने भी यही बात कही कि हेपेटाइटिस एक ब्लड बॉर्न डिजीज है, पॉइंट्स टू। ठीक है। सेकंड, हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए पेपर में जो है ना आपको वर्डिंग्स अपनी रिपीटेशन नहीं करनी चाहिए, एक रिव्यू आर्टिकल में आपको डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपकी जो है वर्ड्स की रिपीटेशन ना हो, क्योंकि वर्ड्स की जब रिपीटेशन होती है ना तो पढ़ने वाला जो है थोड़ा सा बोर हो जाता है, वो कहता है कि एक ही बात एक ही वर्ड मुझे बार बार पढ़ने को मिल रहा है। तो आप अपने वर्ड से जो वर्ड आप लिख, अभी हमने लिखा सिमिलरली, अब आप जब दूसरी जगह अपनी कहीं एग्रीमेंट्स को या उसी पेपर से रिलेवेंट आप किसी चीज को शो करना चाह रहे हैं, तो हमने वर्डिंग को थोड़ा चेंज कर दिया, हमने कहा लाइक वाइज ऑथर सी मेक्स द केस दैट, कि इसी तरीके से ही ऑथर सी ने भी इसी बात को ही या इस केस को इस तरीके से बयान किया। अब अगर हम थर्ड प्लेस पर अपनी किसी चीज को अगर हम एग्रीमेंट करने जा रहे हैं कि हम एग्री कर रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे ऑथर डी ऑल्सो मेक्स द पॉइंट, कि ऑथर सी ने भी ये बात कही थी, बट ऑथर डी ऑल्सो मेक्स द पॉइंट इन दिस रिगार्ड दैट हेपेटाइटिस इज अ ब्लड बॉर्न डिजीज। ठीक है। इसी तरीके से जब हम उस फोर्थ प्लेस पर अगर हमें अपनी कहीं एग्रीमेंट को शो करना है, तो अगेन इट इज पॉसिबल टू सी हाउ ऑथर ई एग्रीज विद ऑथर डी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन तमाम ऑथर्स की जो है कि हमने ए को सी, बी से, बी को सी से, सी को डी से, और डी को फिर हमने ई एफ से हमने कनेक्ट कर दिया कि भाई ये अच्छा इसने भी ये बात कही थी, लेकिन बीच में जो है हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई, और हमने कहीं पर भी जो है एक ही वर्ड्स को बार बार इस्तेमाल नहीं किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए ताकि हमें खुद भी अच्छा लगे कि हाँ भाई हमने एक ऐसा पेपर लिखा है जिसमें हमारी जो है कोई बोरिंग फैक्टर नहीं है, कि कोई चीज हमें जो है किसी उसको जो 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 हमारा रीडर है उसको पढ़ने में जो है अच्छा अच्छा लगे। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिसएग्रीमेंट, कि अगर हम ऑथर ए किसी बात से जो है इख्तिलाफ कर रहा है, और लेकिन बी कह रहा है कि नहीं ये बात सही है, तो उसको हमें किस तरीके से डिसएग्रीमेंट मूड में लेके जाना है। ठीक है। हाउएवर, कि ऑथर ए ने कहा कि हेपेटाइटिस इज अ ब्लड बॉर्न डिजीज, बट हाउएवर ऑथर बी पॉइंट्स टू, कि ऑथर बी ने कहा कि हेपेटाइटिस इज नॉट अ ब्लड बॉर्न डिजीज। ठीक है। तो ये हमने डिसएग्रीमेंट कर दिया कि ऑथर ए ने कुछ कहा, हाउएवर ऑथर बी ने ये बात कही है, तो ये दोनों में जो है डिसएग्रीमेंट का एक फैक्टर आ गया। इस तरीके से अगर हम डिसएग्रीमेंट को अपने किसी पेपर में किसी और जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हम ऑन द अदर हैंड
ऑथर सी मेक्स द केस दैट, कि ऑथर बी ने कहा कि ब्लड हेपेटाइटिस इज नॉट अ ब्लड बॉर्न डिजीज। ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना, कि दूसरी तरफ ऑथर सी ने कहा कि मेक्स द केस दैट, कि उसने जो है उसको इस चीज इसको उसने कहा कि नहीं, हेपेटाइटिस ए जो है वो तो एक तरीके से ब्लड बॉर्न डिजीज है। इसी तरीके से हम जो है इसको डिसएग्रीमेंट को किसी और जगह अगर हम बयान करें तो कन्वर्सली ऑथर डी आर्ग्यूज, इसको हम इस तरीके से वहां पर लिख सकते हैं कि ऑथर डी ने अपनी ने जो आर्ग्यू किया कि भाई हेपेटाइटिस ए जो है एक ब्लड बॉर्न डिजीज है। ठीक है, इसी तरीके से नेवरदलेस व्हाट ऑथर ई सजेस्ट, कि हमने डी ने कहा, ए ने कहा कि भाई ये है, बट हाउएवर बी ने कहा कि नहीं ये चीज ऐसी नहीं है। बी ने कहा कि सही है ऐसा है, लेकिन फिर सी ने कहा कि मेक द केस डेट, सी अपना केस इस तरीके से लिख रहा है। फिर लेकिन डी ने उससे जो है आर्ग्यू किया, फिर एफ ने अपनी बात इस तरीके से जो है सजेस्ट की। तो ये इस तरीके से जो है ये कुछ जुमले या कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, या ऐसे हम कह सकते हैं कि ब्रिजेस हैं, लिंक्स जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो हम अपनी एक ऑथर को हम दूसरे ऑथर से जो है कनेक्ट हम इजी तौर पे कर सकते हैं, कि जो हमारे लिए वहां पर हमें खुद भी आसानी होगी, और जो हमारा रीडर है उसको भी बात समझने में आसानी होगी, कि लोगों के जो है अगर इस ऑथर को इस बारे में एग्रीमेंट था, डिसएग्रीमेंट था, तो दूसरे ऑथर ने इस बारे में क्या बात कही। ठीक है, अच्छा अब हम कर रहे हैं राइटिंग द इंट्रोडक्शन। while writing the introduction following steps should be taken care of। ठीक है ना, कि जो चीजें हमको हमें थोड़ा बहुत ख्याल करना आता है जब हम रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं। Define or identify the journal topic, issue or area of concern, thus providing appropriate context for reviewing the literature। ठीक है ना, कि जर्नल टॉपिक को हम उसमें कवर कर रहे हैं, इशू देख रहे हैं, एरिया ऑफ कंसर्न देख रहे हैं, बट इसमें हमें अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट को भी जो है प्रोवाइड करना होता है, कि जहां से हम अपने काम की स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से हम हेपेटाइटिस ए के बारे में लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। Point out overall trends in what has been published about the topic or conflicts in theory, methodology, evidence and conclusions or gaps in research and scholarships। ठीक है ना, और a single problem or new perspective of immediate interest। ठीक है, पूरा हमें ये सब चीजें जो है आपके वन पैराग्राफ के अंदर आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखने में ही 3 पेजेस लगा दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये तमाम चीजें आपके पास, जिसमें मेथोडोलॉजी आप डिस्कस कर रहे हैं कि छोटे छोटे फॉर्म में आपने उसको जो है, जैसे इंट्रो की बात कर रहे हैं, इंट्रो में आपने उसको जो है पूरी तमाम चीजों को आपने शॉर्ट करके डिस्कस कर दिया कि गैप्स क्या हैं हमारे पास इसमें। Establish the writer point of view for reviewing the literature, explain the criteria to be used in analyzing and comparing literature and organization। ठीक है ना, कि जो है हम जब उसमें जो भी राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है। अब इसके बाद हमारे पास जब हमने इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है राइटिंग द बॉडी, फिर हम जो है पूरा जो हमारे पास सेकंड पार्ट होता है वो होता है बॉडी का। ठीक है, following measures need to be undertaken while writing the body of the literature review: group research studies and other types of literature reviews, theoretical articles, case studies according to common denominators such as qualitative versus quantitative approaches, conclusions of authors, specific purpose or objectives chronologically and so on। ठीक है, उसमें जितने अभी की जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से आपको जो है एक रिसर्च को दूसरे रिसर्च से जो है लिंक करना है, उसके बीच में आपको जो है ब्रिज बनाना है। तो उसी तरीके से हम इसको जो है लिखेंगे कि कॉमन वर्किंग क्या थी, कि कितने लोगों का जो है ख्याल था कि हेपेटाइटिस इज अ ब्लड बॉर्न डिजीज। ठीक है, उसको फिर आपने वहां पर ब्रैकेट में करके तमाम जितने भी आपके पास ऑथर्स थे उनका आपने पूरा रेफरेंस दे दिया, जिस तरीके से हम अपने एक रिसर्च आर्टिकल में करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब आप ये आपके ऊपर है कि आप उसको जो है किस तरीके से कर रहे हैं, कि जो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, कि जो है क्रोनोलॉजिकल वे में कर रहे हैं, कि 80s से लेकर आ रहे हैं, कि 90s से कर रहे हैं, या आप जो है उसको ऑथर वाइज उसको कर रहे हैं। ठीक है, summarize individual studies or articles which as much as comparative which as much as or as little detail as each merits according to its comparative importance in the literature, remembering that space denotes significance। ठीक है ना,
कि हमें जो है समराइज करना है इंडिविजुअल स्टडीज को। सपोज आपके पास हेपेटाइटिस के ऊपर एक आर्टिकल है, उसको आपको अपने वर्डिंग में एक लाइन में या दो लाइन में करके बस लिखना है कि अच्छा इसने ये बात कही है, तो ये डिसएग्रीमेंट में चाहे लिखे उसको, चाहे आप उसको एग्रीमेंट में लिखें, वो आपको लिटिल डिटेल ही जो है हर टॉपिक के हवाले से, हर ऑथर के हवाले से आपको देनी है। Assist the reader with a strong umbrella sentence at the beginning of paragraphs, signposts throughout, and brief so what summary sentence at intermediate points in. ठीक है, assist the reader with strong umbrella sentences, कि वहां पर आप देखें कि जो आपके पास लिटरेचर रिव्यू में जो आपके पास जो आर्टिकल है, उसमें ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, या ऐसे कौन सा आपको हर पेपर में आपको कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिलेगा जिसको आपको जो है उस पेपर के में जो है यूटिलाइज करना है। लाजमी नहीं है कि आपको एक पेपर में मेथोडोलॉजी भी मिले, आपको एक पेपर में साइन एंड सिम्टम्स भी मिले, ट्रीटमेंट भी मिले, वैक्सीनेशन भी मिले, सब कुछ मिले, ठीक है ना, सब कुछ मिल मिल भी सकता है एक पेपर में, लेकिन कोई एक चीज उस पेपर की स्ट्रांग होगी, उस पेपर की चाहे मेथोडोलॉजी स्ट्रांग होगी, उस पेपर की चाहे आपको साइन एंड सिम्टम्स आपको स्ट्रांग मिलेंगे, या उस पेपर की जो है आपको रिजल्ट, या उसने अगर जो है डिफरेंट हमारे पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज में अगर हेपेटाइटिस पे जो है वर्किंग की होगी, तो वहां से आपको वो डेटा स्ट्रांग मिल जाएगा। तो आपके पास एक डेटा कंपाइल हो जाएगा कि भाई पाकिस्तान के इतने, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सरहद में, केपीके में इतने परसेंट जो है हमारे पास हेपेटाइटिस के पेशेंट मौजूद है। तो वो आपके पास एक उस यानी कि ये चीज उस पेपर के एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, तो उसको आपको उसमें ऐड अप करना है। अच्छा, अब वी आर मूविंग फॉर राइट द कंक्लूजन, ठीक है ना। अब जब हम कंक्लूजन लिख रहे हैं तब भी उसमें हमें कुछ पॉइंट्स का ख्याल करना होता है। समराइज मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ सिग्निफिकेंट स्टडीज एंड आर्टिकल्स टू द बॉडी ऑफ नॉलेज अंडर रिव्यू, मेंटेनिंग द फोकस एस्टेब्लिश्ड इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अब आपने जितनी भी उसमें मेजर कंट्रीब्यूशंस दी हैं, कितनी जितनी आपके पास सिग्निफिकेंट स्टडीज आई हैं, आप सबको आपको समराइज करना है, बट इन योर ओन वर्डिंग, कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको आपको समराइज करना है, इंटरप्रेट करना है अपने वर्डिंग्स में कि आपने क्या नॉलेज गैदर की और आपने क्या समझा, इसका जो है पूरा लुब्बे लुबाब क्या था। एवेलुएट द करंट स्टेट ऑफ द आर्ट फॉर द बॉडी ऑफ नॉलेज रिव्यूड, ठीक है ना, कि स्टेट ऑफ द आर्ट, कि आपके जो है जो पूरा पेपर है उसमें आपने स्टेट ऑफ द आर्ट क्या चीज आपने उसमें से अखज की, क्या चीज आपको ये था कि जो आपके कंक्लूजन पॉइंट में आना चाहिए। पॉइंटिंग आउट मेजर मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज और गैप्स इन रिसर्च, क्या आपने देखा कि अच्छा इस पर तो जो है मॉलिक्यूलर वर्क नहीं हुआ जो होना चाहिए था, तो ये आपके नजदीक इसका एक गैप है या एक फ्लॉज में आता है, तो आपको उसको जो है वहां पर डिस्कस करना है अपनी वर्डिंग में कि अच्छा इस पर जो है ये रिसर्च होनी चाहिए थी अब तक, लेकिन वो नहीं हुई, तो मे बी इन फर्दर इन फ्यूचर रिसर्च वी विल डू अबाउट, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंसी इन थ्योरीज एंड फाइंडिंग्स एंड एरियाज ऑफ इश्यूज पर्टिनेंट टू फर्दर स्टडीज, ठीक है, कि फर्दर स्टडीज के लिए आप किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं और आपकी नजर में कौन कौन किन चीजों पर जो है फर्दर वर्क होना चाहिए। Conclude by providing some insight into the relationship between central topic of the literature. Central topic हमारा क्या था, हेपेटाइटिस ए। अब उससे मुतालिक जो आपने जो है एक पूरा कंक्लूड करना है कि प्रोवाइडिंग सम इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल सेंट्रल टॉपिक ऑफ द लिटरेचर, के आपका जो एंडिंग पॉइंट है वो भी जो है हेपेटाइटिस ए के बारे में ही हो, कि आपका जो एंड आप कर रहे हैं ना वो हेपेटाइटिस ए पर ही एंड हो, कि भाई हेपेटाइटिस ए के बारे में ये काम हुआ, अब नाउ जो है इस पर हमें इतना वर्क करना है, तो दिस इज योर वर्क अबाउट, वो आपका जो है वर्क हेपेटाइटिस ए के ऊपर आपका फिर वो रिव्यू आर्टिकल होगा। समरी टेबल, इट इज यूजफुल टू प्रिपेयर, ठीक है ना, जब भी हम कोई चीज कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक समरी टेबल लाजमी होनी चाहिए कि जिसमें हम जो है अपनी चीजों को फिर हम आखिर में खुद ही, अगर हमने कुछ लिखने में गैप्स हैं कुछ हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई करें। Such a tables provides a quick overview that allows the reviewer to make sense of a large mass of information, ठीक है ना। The tables could include columns with headings such as author, type of study, sample, design, data collection approach, key findings. ये तमाम चीजें आपके पास इसमें होनी चाहिए कि आपके पास जो है ऑथर क्या था, टाइप ऑफ स्टडी किसने किया, ये आप जैसे आप जब पेपर निकालें ना आपके पास 500 के करीब पेपर्स है, अब उसको जो है तमाम आपने जो है एक वो बना दिया कि अच्छा मैंने इस ऑथर का ये काम लिखा है,
टाइप ऑफ स्टडी इसकी ये थी, इसने जो है इस टाइप काम पे स्टडी किया, सैंपल साइज ये था इसका, इसका सैंपल का डिजाइन ये था, मीन्स के इसने जो है इस तरीके से जो है इसने अपनी लैब में वर्क परफॉर्मेंस किया है। डेटा कलेक्शन अप्रोच क्या था, इसने जो है इंटरनेशनल वे में जो है डेटा कलेक्शन किया है, इसने जो है सिर्फ नेशनल वे में किया है, इसने सिर्फ जो है कराची के जो है लोगों को जो है एडप्ट किया है, या इसने जो है पाकिस्तान के पूरे प्रोविंसेस के लोगों को जो है इसमें एडप्ट किया है, इसकी जो है जेंडर वाइज इसने जो है किस तरीके से काम किया है, इसने किस किस एज फैक्टर के लोगों को एडप्ट किया है। तो ये आपकी जो है डेटा कलेक्शन अप्रोच में जाएगा। इसके बाद की फाइंडिंग्स, कि आपके पास की हर पेपर में एक की फाइंडिंग आपको लाजमी निकालनी है। इसके बाद साइटेशन स्टाइल्स, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप, अब आपने अपना रिव्यू आर्टिकल लिख लिया, तो किस तरीके से अब आपको जो है इसमें साइटेशन देना है, किस तरीके से आपको इसमें रेफरेंसेस करना है, इंफॉर्मेशन प्रोमिनेंट साइटेशन एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब हमारे पास ये एक साइटेशन आ गई, ठीक है। For viscoelastic fluids, the behavior of the time-dependent stresses in the transient shear flows is also very important, ठीक है। ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन प्रोमिनेंट साइटेशन आ गई एग्जाम्पल। अच्छा, ऑथर प्रोमिनेंट साइटेशन, ठीक है, एग्जाम्पल इसके आगे क्लोज 1983 डेवलप्ड एज सिंपली, ठीक है ना, इसमें आपने जो है ऑथर्स को जो है प्रोमिनेंट किया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने जो है इंफॉर्मेशन को आपने जो है इसमें वो किया है, प्रोमिनेंट किया है कि भाई इसमें इंफॉर्मेशन ये थी बट ऑथर नेम ये है। बट इसमें आपने सेकंड एग्जांपल में देखिए, आपने जो है इसमें ऑथर को जो है वो हाईलाइट किया है और इसने ये एग्जांपल दी, तो इसको इस तरीके से हम, अच्छा, सेवरल ऑथर्स हैव सजेस्टेड दैट ऑटोमेटेड टेस्टिंग शुड बी मोर readily एक्सेप्टेड। अब सेवरल ऑथर्स में कौन कौन है, बेलकर है, स्टेल्थ है, कार्वर है, ठीक है ना, ये सब इन सेवरल ऑथर्स में आ गए, तो हमने इनको एक जगह ब्रैकेट करके एड अप कर दिया। अब देखिए इसमें भी जो है आपके जो है वो हमने इसको क्रोनोलॉजिकली ऐड किया है, ठीक है, 1989, 1989, देन 1991 ईयर वाइज हमने इसको एड अप किया है। हमने हमने ऐसा नहीं किया कि 1989 फिर 1991 फिर 1989, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में रखा है कि ईयर भी आपका जो है साथ साथ चले। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। Write in the past tense except when discussing their significance. Use the present tense. ठीक है ना, ये भी हमें जो है काफी ज्यादा कभी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम जो है कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई हम इसमें पास्ट टेंस यूज करना है, प्रेजेंट टेंस यूज करना है, फ्यूचर टेंस यूज करना है, तो कहाँ हमें पास्ट टेंस यूज करना चाहिए, कहाँ हमें जो है प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी के काम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, ये काम प्रीवियसली हो चुका है, तो उसको हम पास्ट में यूज इस्तेमाल करेंगे, राइट, इन द पास्ट है, एक्सेप्ट व्हेन डिस्कसिंग देयर सिग्निफिकेंस, कि अब उस काम की वैल्यू क्या है, अब वो काम हमारे लिए कितना फायदेमंद है, देन वी यूज प्रेजेंट टेंस। लाइक मार्टिन 2007 फाउंड डेट, ठीक है ना, उसने फाउंड किया था, हमने इसने पास्ट में इस्तेमाल कर दिया। There was a possible direct relationship between how children saw and felt about themselves and how they felt about the superheroes, ठीक है, which in the case of males the frequent aggressive behavior appeal to them। अच्छा, यहाँ तक ये पूरा हमने कि मार्टिन ने जो चीज फाउंड की थी वो सब चीज देखिए, इस समय आपको सब में पास्ट टेंस नजर आएगा, अपील, ठीक है ना, तमाम चीजें इसमें पास्ट टेंस, बट अब उस काम की सिग्निफिकेंस क्या है वो हमने प्रेजेंट टेंस में शो करनी है। दिस शोज दैट इट इज प्रोबेबल that superheroes may be able to influence an adolescent's perception of masculinity। ये देखें, ये वाला पार्ट हमने प्रेजेंट टेंस में यूज किया, क्यों, क्योंकि हम इसमें इस काम के सिग्निफिकेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, वर्ब टेंस प्रेजेंट, ठीक है, अ सेंटेंस अबाउट व्हाट द थीसिस चैप्टर और सेक्शन डज, ठीक है, ये देख, अब हमें ये जो है दोनों हेडिंग्स हैं, इनमें हमें जो है प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है। अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट द थीसिस चैप्टर और सेक्शन डज, कि ये चैप्टर और थीसिस क्या करता है, ये हमें किस तरीके से जो हेल्प आउट कर रहा है। लाइक एग्जांपल, दिस थीसिस प्रेजेंट्स अ रिपोर्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू, ठीक है ना, ये पास में नहीं, ये आपके प्रेजेंट में जाएगा कि ये थीसिस प्रेजेंट कर रहा है। This chapter thus provides a basis
और फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, ये चैप्टर अभी हमें प्रोवाइड कर रहा है। इन दिस सेक्शन द रिजल्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर रिपोर्टेड। ठीक है, इन दिस सेक्शन में हमने जो है ये रिजल्ट्स हमने इसमें फराहम किए हैं, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में आएगा। इसके बाद अ स्टेटमेंट ऑफ अ जनरली एक्सेप्टेड साइंटिफिक फैक्ट्स, जो भी चीज हम साइंटिफिक फैक्ट्स हम जब अलाउ करते हैं या हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमारे पास हमेशा वो चीज फिर प्रेजेंट में ही रहती है। एग्जाम्पल, देयर आर 3 फैक्टर्स दैट कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन सी वाटर। ये एक फैक्ट है, ये चीज भले पास्ट गुज़िश्ता वक्तों में किसी साइंटिस्ट ने जिसको दरियाफ्त कर लिया था, बट अब दिस इज अ फैक्ट, एक जनरली एक्सेप्टेड साइंटिफिक फैक्ट है, जिसको हम जब भी लिखेंगे इसको हम प्रेजेंट फॉर्म में ही लिखेंगे, कि जिसका जो हम बिल्कुल रहती दुनिया तक जैसे मैं कहूँ तो फिर ये जो है ये हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा, भले इसको कितना भी टाइम गुजर जाए। द फिनाइट रेट coefficient have an effect on heat transfer through a horizontal porous layer। ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है जो हमारे पास हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही मौजूद रहेगी। इसके बाद अ रिव्यू ऑफ करंट रिसर्च वर्क और रिसर्च वर्क ऑफ इमीडिएट रिलेवेंस टू योर स्टडी। सही है कि जो अभी हम करंट रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो भी हमारे पास प्रेजेंट में आएगा। लाइक एग्जाम्पल, शुस्ले concludes that hydraulic rate has a significant effect on future performance। के शुजले ने जो है ये चीज कंक्लूड किया था, ठीक है ना, तो ये भी आपके पास क्योंकि ये करंट रिसर्च वर्क है तो ये भी हमारे पास जो है उसमें आएगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कमेंट्स, explanations and evaluative statements made by you when you are reviewing previous studies। जब हम किसी भी चीज को बयान कर रहे हैं अपने हम जब उसको अपने नैरेटिव में उसको जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो भी उसमें जो है प्रेजेंट टेंस ही आएगा। देयरफॉर दिस सीक्वेंशियल अप्रोच इज impractical in the real world where projects are typically large and the activities from one stage may be carried out। ठीक है ना, ये पूरा है, ये हम जो है प्रेजेंट में ही देंगे। अच्छा, अब हम पास्ट टेंस कब हम यूज करेंगे किसी भी रिव्यू आर्टिकल में? रिपोर्ट्स द कंटेंट्स, फाइंडिंग्स और कंक्लूजन ऑफ पास्ट रिसर्च। ठीक है, लाइक Haberfield showed that the velocity of many enzymes reactions was solved down if the end product had an increased पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये जब ये हमने हर हेबर फील्ड का जो है ये हमने नजरिया या उसकी हमने जो है थ्योरी पेश की, तो इसको जो है ये हमने इसको पास्ट टेंस में देंगे। ठीक है, इसी तरीके से एलिंगटन फाउंड दैट द टेम्परेचर्स वेरीड सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम, तो ये उसकी एक रिसर्च थी जिसको हमने जो है पास्ट टेंस में अपने करके डिस्क्राइब किया। अच्छा, अब प्रेजेंट परफेक्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं रिव्यू आर्टिकल में, वो हम कब इस्तेमाल करते हैं? इन साइटेशन वेयर द फोकस इज ऑन द रिसर्च एरिया ऑफ सेवरल ऑथर्स। ठीक है ना, कि जब हम एक से ज्यादा ऑथर्स की बात करते हैं जिन्होंने अपना जो है कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। एग्जाम्पल, सेवरल स्टडीज हैव प्रोवाइडेड, हम किसी एक ऑथर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें मल्टीपल ऑथर्स की, मोर देन वन ऑथर्स की हम इसमें बात कर रहे हैं, जो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। उन्होंने हमें ये प्रोवाइड किया ये रिसर्च सपोर्टेड फॉर द सजेशन दैट द अमाउंट ऑफ फोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग दैट इज कैरीड आउट डिपेंड्स ऑन। ठीक है ना, तो ये पूरा। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ऑथर कौन कौन से हमने ऐड कर दिए हैं? फ्रॉस्ट 1994, स्मार्ट 1997, कैट्स 2001, 2002। ठीक है ना, ये पूरा हमने इसको जो है इस तरीके से तमाम ऑथर्स को ऐड कर दिया। इस तरीके से ज्वाइंट रफनेस हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय अ नंबर ऑफ ऑथर्स। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ ऑथर्स इसमें यहाँ पर हमने ये हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर लिया क्योंकि इसमें हमने ये बाय नंबर ऑफ ऑथर्स को इस्तेमाल करना है। रेंजर्स 1990, फिकर एंड रेंजर्स 1997, वू एंड अली 2000। ठीक है ना, इसमें हमने मोर देन वन ऑथर्स को इस्तेमाल किया। To generalize about the extent of the previous research। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल, many studies have been conducted in the field।
तो यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है काम हो चुका है। फ्यू रिसर्चर्स हैव एग्जामिन्ड दिस टेक्निक्स, ठीक है, इसमें भी हम मोर देन वन रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं। देयर हैज बीन एक्सटेंसिव रिसर्च इनटू, इसमें भी हम जो है एक्सटेंसिव रिसर्च की बात कर रहे हैं कि इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, द राइटिंग प्रोसेस, पहले सबसे पहले हम बनाते हैं अपना रफ ड्राफ्ट, जो हम तमाम रिव्यू आर्टिकल्स को कलेक्ट करके इकट्ठा करके रफ ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट, एडिट, एडिट अगेन, ये 4 पॉइंट हमें अच्छी तरीके से होने चाहिए, ठीक है ना। रफ ड्राफ्ट, पहले हमने अपने पूरे रफ एक बना लिया, फिर फाइनल ड्राफ्ट की तरफ आते हैं, फिर एडिट अगेन। जितना ज्यादा आप उसको रिव्यू करेंगे, एडिट करेंगे, आपका पेपर उतना ही ज्यादा जो है बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। शो अदर्स, ठीक है ना। हम हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि भाई हम अगर लोगों को अपना पेपर दिखाएंगे, वो उनको शेयर करेंगे, तो मे बी वो उसको अपने नाम से पब्लिश करवा दें या कुछ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो आपके पास आपके ऐसे बात फ्रेंड्स होंगे, कोलीग्स होंगे, जिन पर आप जो है रिलाय कर सकते हैं कि जो आपको बेहतर गाइड भी करे, उनको आप ये पेपर्स दिखाएं, ताकि वो आपको मजीद फिर उसमें अगर कोई गैप है, कोई अगर फ्लॉ है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करके फिर वो आपको आपकी मजीद रहनुमाई करेंगे, हाँ इसमें, ताकि आपका पेपर जो जर्नल में जाए वो आपका ऐसा पेपर हो कि वो फर्स्ट क्लिक पे ही आपका जो है वो सबमिट होकर पब्लिश हो जाए, ठीक है। तो उसको बेहतर से बेहतरीन करने के लिए आपको जो है अपने ही पास से आपको जो है रिव्यूज चाहिए होंगे, ताकि आप उसको मजीद बेहतर बना सकें, ठीक है। शो अदर्स, हैव समवन एल्स लुक एट योर लिटरेचर रिव्यू फॉर क्लैरिटी, कैन दे। अच्छा, इसमें देखिए ये चीज भी है कि अगर आप किसी को अपने किसी फ्रेंड को अपने पेपर पढ़वा रहे हैं, आप उससे कहेंगे भाई आप इसको पूरा पेपर को रीड करो, अगर वो उसका माइंड क्लियर हो जाता है, तो मीन्स अगर वो पेपर आपका पब्लिश होने के बाद जब वो ऑथर के हाथ में जा रहा है, जब ऑथर उसको पढ़ रहे हैं, तो वो भी फिर उसको जो है आराम से समझ सकते हैं, आराम से उसको जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट अगर वो पेपर आपके फ्रेंड की समझ में नहीं आ रहा, तो वो फिर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसमें फिर कुछ ना कुछ आपको है जो है मजीद इम्प्रूव करने की गुंजाइश है, ठीक है ना। तो कैन दे अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग से, आप जो कहना चाह रहे हैं आपके दोस्त की समझ में आ गया, क्योंकि दोस्त की समझ में तो हमारी हर बातें आ जाती है ना, लेकिन अगर वो पेपर ही उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो उसको जो है क्लैरिटी के लिए अपने दोस्त को दिखाइए। फ्लो, उसका फ्लो चेक चेक करें कि जो फ्लो, जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, देन आपका जो है कंक्लूजन है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। डज द ऑर्गेनाइजेशन मेक सेंस, ऐसा तो नहीं कि आपने अपना जो है कंक्लूजन पहले लिख दिया, या बॉडी आपने फर्स्ट एंटर कर दी, इंट्रो आपने बिल्कुल एंड में दे दिया, या आपने इंट्रो बीच में दे दिया, बॉडी आपने फर्स्ट 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 पे कर दिया। तो उसको भी पूरा एक बार गो थ्रू करें, चेक कर, चेक भी करें, और अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी कुलीग से उसको चेक भी करवाइए। इसके बाद कंप्लीटनेस, आर देयर एरियाज लेफ्ट आउट, कोई ऐसा एरिया उसमें रह गया है जिस पर आप डिस्कस करना चाह रहे हो, जिस पर आप चाह रहे हो कि आपको आपकी वो चीज इस पेपर में ऐड होनी चाहिए, तो उसको एक बार रिव्यू करें। क्वेश्चंस लेफ्ट अनआंसर्ड, आपका इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो आपके जहन में ऐसा कोई सवाल हो, या आपने ऐसा कोई चीज उसमें ऐड की हो लेकिन उसका आप खुद भी उसमें जवाब देना भूल गए, तो उसको आप एक बार गो थ्रू करें। स्टेटमेंट्स विदाउट साइटेशन, कोई भी स्टेटमेंट आपकी, क्योंकि आप वो पेपर अपने किसी काम पर नहीं लिख रहे हैं, आपने वो पेपर डिफरेंट लोगों के आर्टिकल्स कलेक्ट करके उसको फिर आपने एक जगह कंपाइल किया, तो उसमें कोई भी काम आपका अपना नहीं है, तो उसमें कोई भी काम विदाउट साइटेशन नहीं होना चाहिए कि जिसपे आपको ये हो कि आगे जाकर कोई आपको जो है क्लेम करे, कोई आगे जाकर आपको ये कहे कि ये काम तो मेरा था, तो आपने इसमें जो है मुझे साइट क्यों नहीं किया। तो आपको इसमें जो है साइटेशन का ख्याल करना है कि कोई भी स्टेटमेंट आपका इसमें जो है विदाउट साइटेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स ओनली अ रिव्यू आर्टिकल, इट्स नॉट अ जर्नल, इट्स नॉट अ रिसर्च पेपर जिसमें आपके पास मटेरियल मेथड में कोई साइटेशन नहीं होता, आपके पास रिजल्ट में कोई साइटेशन नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपके पास हर लाइन के बाद एक साइटेशन लाजमी होनी चाहिए। अ गुड लिटरेचर रिव्यू इज फोकस्ड, ठीक है ना, फोकस्ड होना चाहिए। ये अगर आप हेपेटाइटिस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका लिटरेचर रिव्यू हेपेटाइटिस के ऊपर ही होना चाहिए, उसमें कहीं पे भी पोलियो, डायबिटीज, टाइफाइड, कोरोना वायरस, इन सब के बारे में जो है डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द टॉपिक शुड बी नैरो,
You should only present ideas and only report on studies that are closely related to topic. जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो सिर्फ उसी को आपको डिस्कस करें, मींस इट शुड बी फोकस्ड. Concise ideas should be presented economically. Don't take any more space than you need to present your ideas. ठीक है ना. बहुत ज्यादा जो है लोग अपने वर्डिंग्स को, अपने जुमलों को घुमा फिरा कर या बहुत ज्यादा जो है चीजों को एलिब्रेट करके नहीं. यू शुड बी कंसाइज. ठीक है ना. अपनी बात को मुख्तसरन बयान करें ताकि पढ़ने वाले को, आपको रीडर को अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए. उसके जहन में ना कोई खिचड़ी ना बने कि भाई ये अच्छा ये इसने ऐसा कहा है, अब ऐसा भी हो सकता है. खुद यानी अगर हम किसी पेपर में जो है कंफ्यूज होंगे ना, तो हम अपने रीडर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे. तो यू शुड बी कंसाइज एंड नॉट कंफ्यूज्ड. इसके बाद है लॉजिकल. द फ्लो विद इन एंड अमंग पैराग्राफ शुड बी अ स्मूथ लॉजिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम वन आइडिया टू द नेक्स्ट. लॉजिकल होना चाहिए. जो भी बात आप उसमें कह रहे हैं टू दी लॉजिक और टू दी पॉइंट हो. कोई भी बात उसमें जो ऐसी ना हो कि आपका रीडर कहे कि इस बात में तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो मैं इस बात पे कैसे बिलीव करूं. ठीक है. डेवलप्ड. डोंट लीव द स्टोरी हाफ टोल्ड. जैसे मैंने भी कहा कि आपकी बात उसमें जो है कंप्लीट होनी चाहिए. उसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि आपका जो है रीडर है वो बेचारा सारा दिन जो है इसी कंफ्यूजन में ही बैठा रहे कि इसमें तो ये बात उन्होंने आधी लिखी, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई है. फिर वो उसके जहन में जो है फिर आपके पेपर के बारे में एक नेगेटिव जो है पॉइंट ऑफ व्यू में वो चला जाएगा कि भाई ये पेपर जो है मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो चलो अब मैं देखता हूँ कि शायद किसी और रीडर ने, किसी और जो है ऑथर ने किसी और अच्छे तरीके से लिखा हो. तो आपका पेपर जो है कंप्लीटली डेवलप्ड होना चाहिए कि उसमें तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद होने चाहिए. जो आपने क्वेश्चंस रेस्ट किए हैं उन सबके आंसर्स आपको उसमें देने चाहिए. Integrative. Your paper should stress how the ideas and commonality to all the studies share. ठीक है ना. कि कौन कौन से आप उसमें जो ideas in the studies are related. Focus on the big picture. What commonality do all the studies share? Here are some studies different than authors. ठीक है ना. कि आपके पेपर में जो है एक इंटेग्रेटिव होनी चाहिए कि जो भी आप उसमें जो है शेयर कर रहे हैं वो आप उसमें फोकस ऑन द बिग पिक्चर, कि इसमें तमाम चीजें आपकी जो है एक कैनवस पर जो है तमाम रंग होते हैं ना, वैसे ही आपके रिव्यू आर्टिकल में तमाम तरह के रंग मौजूद होने चाहिए. एक आपने उसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तहत आपका एक जो है रिव्यू आर्टिकल उसको पेश करना चाहिए. एंड करंट. योर रिव्यू should focus on work being done on the current age of your topic. कि आपके, जिसके मैंने बताया भी कि जो आपके फील्ड इस हेपेटाइटिस के ऊपर जो भी न्यू वर्क हुआ है उसको आपको उसमें लाजमी एडप्ट करना चाहिए ताकि हमारे रीडर को पता चले कि अच्छा हेपेटाइटिस की दुनिया में, हेपेटाइटिस की जो बीमारी है उसके लिए अभी तक दुनिया में इस हद तक जो है काम हो चुका है और अब मजीद अभी काम इसमें हो रहा है. ठीक है ना. अच्छा, जो हम मजीद कभी हम जो है कॉमन एरर्स जो हम अपने रिव्यू आर्टिकल में कर रहे होते हैं, hurrying through review to get standard to get started could mean that you will miss something that will improve your research. ठीक है ना. कि हम जो है उसको बहुत जल्दी में जो है अपने रिव्यू आर्टिकल्स को स्टडी कर रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसा भी आर्टिकल इसमें जो है मिले जो हमारे पास तमाम जो हमारे रिसर्च को मजीद इम्प्रूव कर सके. रिलाइंग टू हेविली अपॉन सेकेंडरी सोर्सेज. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी सोर्सेज मैंने आपको बताया कि जो हम फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है ना, फर्स्ट राइटिंग ड्राफ्ट जो होता है उसको जो है हम उसको जो है वहां पर एडप्ट करें. तो कोशिश करें कि हम सेकेंडरी सोर्स इस्तेमाल करने के बजाय हम ज्यादा जो है प्राइमरी सोर्स इस्तेमाल करें. कंसंट्रेटिंग ऑन फाइंडिंग्स रादर देन मेथड्स. ठीक है ना. कि हम जो है फाइंडिंग्स को उसमें जो है मजीद एडप्ट करें कि क्या फाइंडिंग हुई, क्या क्या लोगों ने इसमें जो है मजीद चीजों को डिस्कवर किया. Overlooking sources other than academic journals. ठीक है ना. Don't forget newspapers, articles, magazine, blogs, etc. But it should be authentic and with references. Searching too broad or too narrow of a topic. कि आपने बहुत ज्यादा जो है इसमें सर्चिंग कर ली, 5000 पेपर कलेक्ट कर लिए, अब कैसे उसको जो है अपने एक छोटे से मुख्तसर 3 to 4 पेजेस के आपको जो है रिव्यू आर्टिकल में उसको कंपाइल करना है, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा. और बहुत अगर उसको हम टॉपिक अपनी सर्चिंग को नैरो कर देंगे तो आपके पास कहने के लिए या अपनी बात को समझाने के लिए ज्यादा चीजें नहीं होंगी. ठीक है ना. तो एक उसको जो है एक
एवरेज साइज का जो है आप अपना सर्चिंग का वो रखें कि आपके पास अगर 100 के करीब भी जो है रिसर्च आर्टिकल्स है, बट इट शुड बी रिलेवेंट इन एक्यूरेसी इन द कंपाइलिंग ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, कि इन एक्यूरेसी नहीं दे रीडर को, जो भी बात आप बता रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। जो आपके पास बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, जो भी आप रेफरेंसेस दे रहे हैं, इट शुड बी ऑथेंटिक और एकदम एक्यूरेट। उसमें कहीं पे भी एयर की, ऑथर की, जर्नल की, टाइटल की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वॉट एवर इज वर्थ डूइंग एट ऑल इज वर्थ डूइंग वेल, ठीक है ना। तो जो भी काम हम इसमें कर रहे हैं हम उसको अच्छे तरीके से करें और अच्छा एक अपना रिव्यू आर्टिकल दुनिया वालों के सामने लेकर आए। थैंक यू सो मच, दिस माय प्रेजेंटेशन ओवर। थैंक यू सदफ। अगर किसी पार्टिसिपेंट्स के कोई क्वेश्चंस है तो वो आप प्लीज डॉक्टर सदफ से आप पूछ सकते हैं। ओपन फॉरम है क्वेश्चन आंसर के लिए। डियर पार्टिसिपेंट्स, किसी के क्वेश्चंस है? बात करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। सबूर साहब आपकी आवाज आ रही है? जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस वक्त हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लिटरेचर सर्च आउट करते हैं थीसिस या सिनॉप्सिस लिखते वक्त, तो उस वक्त लोकल और इंटरनेशनल लिटरेचर का ख्याल रखना चाहिए कि लोकली ज्यादा हो तो बेहतर होगा। देखिए इसमें जो है ना ये चीज मैटर करती है। अगर न्यू टॉपिक, ऐसा क्यों न्यू टॉपिक फाइंड आउट करते हैं जिसके ऊपर पहले लोकली वर्क ही नहीं हुआ, तो फिर हमें तो लाजमी बात है इंटरनेशनली जाना पड़ेगा उसके ऊपर फर्स्ट टाइम। तो वो मैम मैटर करेगा थीसिस और सिनॉप्सिस में, कोई उसका इफेक्ट कुछ ऐसा तो नहीं पड़ेगा कि इसने लोकली लिटरेचर कोई भी नहीं चूज किया, तो टॉपिक चेंज करें? नहीं 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 नहीं, टॉपिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे वर्क, रिसर्च वर्क ऐसे हैं जो अभी तक हमारे मुल्क में इतना ज्यादा उस पर वर्क नहीं हुआ, लेकिन दुनिया भर में जो है उस पर वर्क हो रहा है। तो आप जो है दुनिया भर में जो वर्क हुआ है उसको भी आप अपने उसमें एडअप कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मेरा टॉपिक था ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस पैरासाइट, तो इसके ऊपर जो है पाकिस्तान में इतना ज्यादा वर्क नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल देखेंगे तो आप उसमें जो है इसकी पूरी एक जो है इंटरनेशनल एक पूरी फाउंडेशन है ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस की। तो उस मैंने फिर वहां से भी जो है रेफरेंसेस लिए हैं। और पाकिस्तान में जो भी वर्क था इसके ऊपर, तो मैंने वो वाले भी रेफरेंसेस मैंने अपने थीसिस में, अपने जो है जितने भी मैंने इसके मुतालिक रिव्यू आर्टिकल्स लिखा, जो भी मेरे पास इसके जो है रिसर्च पेपर्स हैं, तो वो मैंने जो भी एक दो मुझे मिले वो मैंने इसमें एडअप किए। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पाकिस्तान में इसके मुतालिक रिसर्च मौजूद है तो उसको आप एडअप करें, लाजमी उसको एडअप करें। लेकिन अगर आप उसके पाकिस्तान में इतना अगर उस पर वर्क नहीं है और इंटरनेशनल वर्क है, तो यू कैन ऐड इंटरनेशनल रेफरेंसेस, इट डजंट मैटर। ओके मैम, थैंक यू। और कोई पार्टिसिपेंट्स अगर कोई सवाल करना चाहे? अच्छा, आपके ई सर्टिफिकेट्स के लिए जो लोग अपने नाम से लॉगिन नहीं है, वो प्लीज काइंडली जो पासिक सब सेंटर कराची का ईमेल एड्रेस मैंने चैट बॉक्स में दिया है उस पर वो आप मेल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है एचपी से और शॉर्ट फॉर्म से जो है वो लॉगिन हुए हुए हैं, तो उससे हमें नाम क्लियर नहीं हो रहे हैं। वो आप प्लीज हमें ईमेल कर दीजिएगा सर्टिफिकेट्स के लिए, तो इंशाल्लाह आपको जो है सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। और अगर आपने ये प्रेजेंटेशन जो है वो यूट्यूब चैनल में हमारा जो है वो अपलोड हो जाएगा ये लेक्चर, तो आप वहां से ये लेक्चर ले सकते हैं। कोई और सवाल हो किसी का तो वो जरूर पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सईदा कैसी हैं आप? डॉक्टर सईदा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप खैरियत से हैं? जी जी मैडम, ठीक ठाक। बस 2 कमेंट्स हैं मेरे। एक,
एक तो the presentation was very nice and very informative. These days, just after getting free from the conference, we are now planning to write down the review article. So the presentation was very beneficial for us. Inshallah, we will. Thank you. It will be used in our review. Inshallah. So thank you, Dr. Sadaf. Thank you so much. If we would have any question, can we email you? Sure, you can email me anytime. Okay, thank you so much. And the second comment, I would like to thank the PASTEC and this platform for sponsoring for our abstract book. Thank you Sadaf. Okay, madam. आप Okay, अपने thank you. फीडबैक है वो आप चैट बॉक्स में भी भेज सकते हैं और आप ईमेल भी कर सकते हैं, जो भी फीडबैक हो. Okay, I will email you, inshallah. I will email you. इंशाल्लाह. अब हम लास्टली जो है वो थैंक यू डॉक्टर सईदा, थैंक यू सो मच. मैं डॉक्टर सदफ अकबर की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज वो हमारी रिसोर्स पर्सन इस सेशन की थी और उन्होंने हमें आप पार्टिसिपेंट्स को जो है वो जो प्रेजेंटेशन दी है वो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी. थैंक यू डॉक्टर सदफ, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अफरीन फॉर इनवाइटिंग मी अगेन. आज हमने जो इस टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन किया, चलता रहेगा. नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम आपके लिए कोई जो लेक्चर जो भी होगा वो फिर हम अपडेट कर लेंगे. ठीक है, इंशाल्लाह ताला. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. Thank you very much. Thank you, madam. We would like to listen